तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 14 है और आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी इसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से आपका ग्रुप ए जो आपका है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें टोटल 12 टॉपिक दिए हुए हैं। इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी तक हम लोग पहला टॉपिक नेशनल इनकम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक इन्फ्लेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक डेमोग्राफिक फीचर्स या डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चौथा जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़े हैं कंप्लीट किए हैं वो है आपका लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। तो 12 टॉपिक में 4 टॉपिक आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग 5वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका राजकोषीय नीति। अगर आप सिलेबस में देखिएगा तो जो आपका लोकवित्त वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस के 6 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है और ये जो राजकोषीय नीति का जो टॉपिक है ये आपका सिलेबस में 9 नंबर के पॉइंट में दिया हुआ है। लेकिन हम लोग राजकोषीय नीति को लोकवित्त के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्योंकि राजकोषीय नीति और जो आपका फिस्कल पॉलिसी है मतलब राजकोषीय नीति और जो आपका लोकवित्त है ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि लोकवित्त के अंतर्गत लोक उधार को, लोक व्यय को और लोक आय को, इन तीनों को शामिल किया जाता है। और लोक आय, लोक व्यय और लोक उधार इन तीनों का जो प्रबंधन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? नीतियों के माध्यम से किया जाता है, यानी कि राजकोषीय नीति के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। और इसी के साथ ही हम लोग ताकि आपस में इन सभी टॉपिक में कोरिलेशन बन सके इसलिए हम लोग एक साथ इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी आपका लोकवित्त का ही भाग है। तो लोकवित्त के अंतर्गत हम लोग राजकोषीय नीति को शामिल करके पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग सार्वजनिक जो व्यय वाला जो टॉपिक है उसको भी शामिल करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हर एक टॉपिक आपस से मतलब आपस में एक दूसरे से जो है वो कोरिलेशन रखते हैं, जुड़े हुए हैं। देन ऐसे में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जो आपस में जुड़ रहे हैं टॉपिक उन लोग को लगे हाथ एक साथ ही देखते हुए चले। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका राजकोषीय नीति है, राजकोषीय में एक जो वर्ड आया है आपका राजकोषीय यानी कि फिस्कल, ये शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है खजाना, कोष या फिर निधि। और ये आपका जो है वो एक लैटिन शब्द है। ठीक है ना, लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? कोष, खजाना, निधि। कोष बोले तो मतलब एक तरह से आपका जहाँ पे पैसा रहता है, एक तरह से आपका ये खजाना है। ठीक है। और अगर हम लोग कोष की बात करें, खजाना, निधि इसकी बात करें तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं भारत में भी यही 3 प्रकार का है। संचित निधि है, आकस्मिक निधि है और लोक लेखा निधि है। कंसोलिडेंट फंड जो आपका पढ़ते होंगे वो इसी के अंतर्गत आता है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो सरकार का कोष, खजाना, निधि के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें 3 तरह का निधि, 3 तरह का फंड आता है। एक संचित फंड, एक आकस्मिक फंड और एक आपका लोक लेखा फंड। यही तीनों आता है। इन सभी तीनों पॉइंट को ही हम लोगों को समझना होता है और इनसे संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहा जा रहा है। और इन्हीं से संबंधित जितना भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाता है उसी को ही हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। फिर से समझिए, आपको जब हम लोकवित्त वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे उस समय आपको समझाया गया था कि लोकवित्त के अंतर्गत 3 तरह की चीज़ों को, 3 नहीं बेसिकली 4 तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला हो गया आपका लोक आय, दूसरा हो गया आपका लोक व्यय, तीसरा हो गया लोक उधार और चौथा हो गया आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। इसी में ही हम लोग जो है वो राजकोषीय नीति को भी शामिल कर देते हैं। फिर जो पहला जो है आपका लोक आय का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन और लोक उधार का प्रबंधन, इन तीनों का जो प्रबंधन है वही आपका लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। समझ में आ गया? अब सवाल उठता है कि लोक आय का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन और लोक उधार का प्रबंधन कैसे करते हैं? तो बताया जाता है कि लोक आय का जो प्रबंधन है वो आपका प्रबंधन नीति के द्वारा किया जाता है, लोक व्यय का प्रबंधन नीति के द्वारा किया जा रहा है और लोक उधार का भी प्रबंधन नीति के द्वारा किया जाता है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप में ही जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति।
यानी कि सरकार का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सरकार अगर उधार ले रहा है तो इन तीनों को हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, लोक वित्त में। लेकिन इन तीनों का जो प्रबंधन किया जाता है वो आपका अलग अलग पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है, और उसी पॉलिसी को ही सम्मिलित रूप में हम लोग राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। समझे ना बात को? जी हाँ। अब इसका परिभाषा देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि फिस्कल यानी कि राजकोष जो है वो एक लैटिन शब्द होता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मतलब कि राजकीय कोष। राजकीय कोष मतलब कि राज्य का कोष। और यहाँ पे जो राज्य शब्द है ना, वो किसी राज्य को इंडिकेट नहीं कर रहा है, स्टेट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार को इंडिकेट कर रहा है। जो पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है, जिसमें आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार तीनों को शामिल किया जा रहा है। तो फिस्कल एक लैटिन शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राजकीय कोष। सरकार के कोष से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। यानी कि सरकार का जो खजाना है, सरकार का जो फंड है, पैसा है, उसी से संबंधित अगर सरकार कोई पॉलिसी ला रहा है तो वही आपका राजकोषीय नीति कहलाता है। और भारत के संदर्भ में कोष का शाब्दिक अर्थ होता है संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि होता है। क्योंकि हम लोग सरकार का कोष खजाना निधि के अंदर किसको शामिल कर रहे हैं, संचित निधि को, आकस्मिक निधि को और आपका लोक लेखा निधि को ही शामिल करते हैं। समझ में आया? इसके अलावा बोला जा रहा है कि दूसरे शब्दों में इन निधियों से संबंधित आर्थिक नीतियों को सामूहिक रूप से भारत का राजकोषीय नीति कहलाता है। यानी कि इन्हीं नीतियों से संबंधित अगर हम लोग कोई भी आर्थिक नीति ला रहे हैं मतलब ऐसा समझिए, संचित निधि से संबंधित आर्थिक नीति, आकस्मिक निधि से संबंधित आर्थिक नीति और लोक लेखा से संबंधित आर्थिक नीति, इन तीनों का सम्मिलित रूप वही आपका राजकोषीय निधि कहलाता है। निधि नहीं मतलब राजकोषीय नीति कहलाता है। समझ में आया? जी हाँ। इसके अलावा बोला जा रहा है कि बिना विधायिका के यानी कि लेजिस्लेचर के इस कोष से पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको संचित निधि से पैसा चाहिए, आकस्मिक निधि से पैसा चाहिए या फिर लोक लेखा निधि से पैसा चाहिए, तो ऐसे में आपको विधायिका का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल पास करवाना पड़ेगा लोकसभा से, राज्यसभा से, देन उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। बजट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रहता है। तो बजट में आपका मनी बिल रहता है यानी कि धन विधेयक रहता है। बजट में आपका फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक रहता है। तो मनी धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों बजट का पार्ट है। देन बजट भी जो है वो आपका राजकोषीय नीति का पार्ट होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, वहाँ पे बजट शब्द का जो है वो प्रयोग कहीं भी किया नहीं गया है संविधान में। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। ये सभी पॉइंट को एज इट इज रटना नहीं है, इसको आप अपने स्तर पे समझो, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का ही भाग होता है। तो राजकोषीय जो नीति है वो आपका इकोनॉमिक जो पॉलिसी है यानी कि आर्थिक जो नीति है इसी का ही भाग होता है। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन वितरण और उपभोग यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को ही शामिल करते हैं। तो बोला जा रहा है कि राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का भाग होता है और जिसका प्रयोग करके सरकार लोक राजस्व को लोक व्यय में परिवर्तित कर वांछित यानी कि ऐच्छिक जो भी पर्पस है, उद्देश्य है, इनको प्राप्त करता है। तो सरकार क्या करता है, सरकार का जो पैसा आता है जिसको लोग बोलते हैं लोक राजस्व, तो लोक राजस्व को सरकार लोक व्यय में परिवर्तित करता है और इससे में सरकार का जो भी इच्छा है वो फुलफिल करता है। सरकार का इच्छा या फिर जनता का इच्छा बोलिए, वो सभी करता है। यानी कि सरकार के पास पैसा आता है तभी ना वो खर्चा कर पाता है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है। तो राजकोषीय नीति जो है वो आर्थिक नीति का भाग होता है और इसका जो प्रयोग है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार क्या करता है, लोक राजस्व को लोक व्यय में परिवर्तित करता है और जनता का जो भी वांछित यानी कि जो भी इच्छिक मतलब ऐच्छिक जो भी उन लोगों का पर्पस है, उद्देश्य है, उनको फुलफिल करने का प्रयास करता है और गवर्नमेंट करता भी है ऐसा। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक बातें, और भी इसमें लिखा हुआ कुछ डिटेल से है। तो बोला जा रहा है कि राजकोषीय नीति का एक अन्य उद्देश्य उत्पादन, वितरण, उपभोग, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार पर पड़ने वाले अवांछित
आर्थिक प्रभाव इसको कम करना है या फिर समाप्त करना है। देखिए, वांछित उद्देश्यों को फुलफिल करना है और जो भी अवांछित उद्देश्य हैं उनको कम करना है। वांछित में उद्देश्य में क्या बोलेंगे, हम लोग की इच्छा क्या होता है कि हम लोग को काम मिले, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य का सुविधा बेहतर हो, शिक्षा का सुविधा बेहतर हो, अवसंरचनाओं का निर्माण बेहतर हो, यही सब चाहते हैं ना। अवांछित इच्छा क्या हो जाएगा, यानी जो हम लोग इच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कभी ऐसा ऐसा इच्छा नहीं होता है कि हमारे पास गरीबी हो, बेरोजगारी हो, अवसंरचनाओं का विकास नहीं हो, शिक्षा बेहतर नहीं हो, स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो, ये सभी क्या है, अवांछित इच्छा है ना, मतलब ये हम लोग को नहीं चाहिए। तो राजकोषीय नीति का एक और पर्पस होता है कि इसके माध्यम से आर्थिक क्रियाएं में उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन सभी को शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, इसके अलावा जो आपका रोजगार है यानी कि एम्प्लॉयमेंट है, इनके ऊपर पड़ने वाले जो भी अवांछित आर्थिक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव की बात की जा रही है, प्रभाव तो बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम लोग केवल आर्थिक पक्ष को ही देखेंगे। तो उत्पादन के ऊपर, उपभोग के ऊपर, वितरण के ऊपर, राष्ट्रीय आय के ऊपर, रोजगार के ऊपर पड़ने वाला जितना भी अवांछित प्रभाव है, इन सभी प्रभावों को कम करना है या फिर उनको समाप्त ही कर दिया जाना है। यही राजकोषीय नीति का एक तरह से उद्देश्य है। इसमें पर्पस यानी कि उद्देश्य क्या बोला जा रहा है कि वांछित को बढ़ाना है, यानी कि जो हम लोग का इच्छा है, इच्छा को बढ़ाना है, और जो अवांछित है यानी कि जो हम लोग का इच्छा नहीं है उसको कम करना है। जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को क्या करना है, बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि दूसरे शब्दों में लोक राजस्व एवं लोक व्यय से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। जी हाँ, जो लाइन आपको लोकवित्त में समझाए हैं और बार बार बोलते आ रहे हैं, वो फिर से लिखा हुआ है कि लोक राजस्व और लोक व्यय, इनसे संबंधित जो भी नीति है उसको हम लोग राजकोषीय नीति कह सकते हैं। जी हाँ, सरकार का आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय, इनसे संबंधित अगर कोई नीति ला रहा है गवर्नमेंट, वही आपका राजकोषीय नीति कहलाता है। और इस कारण इसके अंतर्गत कर व्यवस्था, आंतरिक एवं बाह्य उधार, लोक व्यय, बजट एवं ऋण प्रबंधन नीति को शामिल किया जाता है। ये सभी नीति है ना, कैसे कैसे बताया। देखिए, यहाँ पहला बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत कर व्यवस्था यानी कि आपका टैक्सेशन का जो व्यवस्था है, टैक्सेशन किस में शामिल हो जाएगा, आपका लोक राजस्व में, यानी कि इस टैक्सेशन से पैसा आ रहा है तो आपका लोक राजस्व का भाग हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है बाह्य लोक उधार, बाह्य उधार, आंतरिक और बाह्य उधार। तो आंतरिक और बाह्य उधार किस में शामिल हो जाएगा, तो आपका लोक उधार में। लोक उधार को दो भागों में बांटा गया था, एक आपका आंतरिक लोक उधार और दूसरा आपका बाह्य लोक उधार। आंतरिक लोक उधार भी आपका दो प्रकार से है, एक तो आरबीआई लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा लेगा डायरेक्ट गवर्नमेंट लेता है जनता का पैसा, जो कि छोटी बचतें होती हैं उनसे। बाह्य लोक उधार भी दो प्रकार से होता है, एक आप विदेशी देशों से आप सहायता ले लो, और दूसरा आप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता ले लो। तो ये आपका लोक उधार में शामिल हो जाएगा। यानी कर व्यवस्था किसका पार्ट है, लोक राजस्व का पार्ट है, और लोक उधार का पार्ट कौन कौन है, आंतरिक और बाह्य उधार। इसके अलावा लोक व्यय बोल रहा है, यानी कि सरकार का खर्चा जो है वही आपका लोक व्यय है। तो इसमें आपका लोक राजस्व भी शामिल हो गया, लोक व्यय भी शामिल हो गया, लोक उधार भी शामिल हो गया। इसके अलावा बोला जा रहा है बजट। तो स्वाभाविक सी बात, बजट तो बताया ही है, बजट जो है वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए राजकोषीय नीति का ही पार्ट होता है, और राजकोषीय नीति खुद लोक वित्त का भी पार्ट होता है। इसके अलावा बोला जा रहा है यहाँ पे ऋण का प्रबंधन नीति, यानी कि लोन का जो मैनेजमेंट करने के लिए आप पॉलिसी लाते हैं, इन सभी को आप सम्मिलित रूप में क्या कर दोगे, राजकोषीय नीति कहोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से समझिए कि दूसरे शब्दों में लोक राजस्व एवं लोक व्यय से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है, और इस कारण इसके अंतर्गत कर व्यवस्था, आंतरिक एवं बाह्य लोक उधार, इसके अलावा लोक व्यय, बजट एवं ऋण प्रबंधन नीति को जो है वो शामिल किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत इसके तीन घटक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो राजकोषीय नीति के तीन घटक बोल सकते हैं हम लोग। जी हाँ, जैसे पहला हो जाएगा आपका गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी कि लोक प्राप्तियाँ या फिर राजस्व निधि, यानी कि सरकार का आय। दूसरा है सरकार का व्यय, यानी कि लोक व्यय या फिर लोक व्यय नीति। जी हाँ। तीसरा है लोक उधार,
इसी को ही हम लोग लोक उधार का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो लोक उधार प्रबंधन नीति के माध्यम से करते हैं। तो समझो, सरकार का आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय, और सरकार का उधार यानी कि लोक उधार, और इन तीनों को सम्मिलित रूप में इन तीनों का जो प्रबंधन होता है वो आपका लोक वित्त कहलाता है। इसके अलावा लोक राजस्व का प्रबंधन प्रबंधन नीति के माध्यम से, लोक व्यय का प्रबंधन प्रबंधन नीति के माध्यम से, और लोक उधार का प्रबंधन प्रबंधन नीति के माध्यम से किया जा रहा है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप में ही हम लोग जो है वो राजकोषीय नीति कहते हैं। समझ में आ गया? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग लोक राजस्व नीति को शामिल करेंगे, लोक व्यय नीति को शामिल करेंगे, और लोक ऋण या फिर लोक उधार प्रबंधन का जो नीति है इसको हम लोग शामिल कर देंगे। तो समझ में आया ना? बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये लाइन समझ गए हैं तो आपका लोक वित्त, सार्वजनिक व्यय और ये फिस्कल पॉलिसी, यानी जो आपका ग्रुप ए में 3 गो टॉपिक है, ये 3 गो टॉपिक आपका बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आया ये लाइन? तो तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई परेशानी होगा बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोगों को एक एक करके देखना है। तो लोक वित्त में भी हम लोग बताए थे 3-4 चीज़ों को शामिल करते हैं, उसी तरह राजकोषीय नीति में भी 3 चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। एक तो है आपका सरकार का आय, जिसको हम लोग बोलते हैं लोक प्राप्तियाँ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लोक राजस्व, और दूसरा है आपका सरकार की प्राप्तियाँ के बाद लोक उधार और लोक व्यय, और इन सभी के बारे में पढ़ना है। और लोक व्यय को आपको एक अलग से बाकायदा टॉपिक भी दिया हुआ है सार्वजनिक व्यय के नाम से, तो वहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना भैया डिटेल से। तो अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे राजस्व प्राप्ति। देखो, पहले लोक राजस्व कहलाता था, अब इसी को ही लोक प्राप्ति भी कहलाता है, अब इसी को ही हम लोग राजस्व प्राप्ति भी कहते हैं, इसी को ही हम लोग राजस्व निधि भी कह सकते हैं। मतलब सब कुछ कहो, नाम एक ही है, मतलब ये काम एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम केवल अलग अलग है। तो लोक प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ, इसके अलावा राजस्व निधि, कुछ भी कहो सब एक ही है, यानी कि सरकार का पैसा। तो बोला जा रहा है कि लोक प्राप्तियों से संबंधित जो भी नीति है उसको हम लोग राजस्व नीति कहते हैं। यानी कि सरकार पैसा लाने के लिए उससे संबंधित जो भी नीति लाएगा तो वो आपका राजस्व नीति कहलाएगा, या फिर वो आपका लोक प्राप्तियाँ नीति कहलाएगा, या फिर प्राप्ति नीति कहलाता है। मतलब कुछ भी नाम, कुछ भी कहो, बात एक ही है। लोक प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व निधि, इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरकार का पैसा, यानी कि लोक राजस्व। तो लोक राजस्व से, राजस्व पहले बोला जाता था, अब उसी को ही प्राप्ति बोला जा रहा है। पहले राजस्व यानी कि रेवेन्यू था, अब उसी को ही प्राप्ति यानी कि रिसिप्ट कहा जा रहा है। तो वही सिंपल सी बात है, लोक राजस्व या फिर लोक प्राप्तियों से संबंधित जो भी नीति है उसको हम लोग राजस्व नीति कह देते हैं, या फिर उसी को हम लोग प्राप्ति नीति भी कह सकते हैं। जी हाँ। इसमें से हम लोग देखेंगे जो आपका लोक प्राप्ति है, लोक प्राप्ति में 2 तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो है आपका राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिप्ट, इसको शामिल करते रहे। जी हाँ। और यही सेम चीज़ आपका लोक वित्त वाले टॉपिक में पढ़ना था। राजस्व प्राप्ति जो है वो आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अल्पकालीन होता है, और जो पूंजीगत जो प्राप्तियाँ हैं वो आपका दीर्घकालिक होता है। फिर राजस्व प्राप्ति को 2 भागों में बांटा गया था, एक है आपका कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। और पूंजीगत प्राप्ति को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक था आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और हम लोग राजकोषीय नीति में, मतलब सॉरी, हम लोग जो है लोक वित्त में इस वाले टॉपिक को पढ़े थे, राजस्व प्राप्ति को, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति को नहीं पढ़े थे। तो उसको हम लोग यहाँ पे जो है वो कोरिलेट करेंगे, जोड़ेंगे। आपको वहाँ पे बार बार समझाया गया था कि पूंजीगत प्राप्ति को हम लोग राजकोषीय नीति में ही पढ़ेंगे। अब इसी को ही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि जो आपका राजस्व प्राप्ति है यानी कि जो आपका लोक राजस्व है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि यह सरकार का ऐसा आय का स्रोत होता है जहाँ से सरकार को एक या एक से अधिक बार राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि इसमें बार बार राजस्व की प्राप्ति हो रही है। और इसी को हम लोग बोलते हैं नियमित आय का स्रोत, क्योंकि इसका जो नेचर होता है कैसा होता है? रेगुलर होता है। आज भी पैसा आया, कल भी पैसा आया, परसों भी आएगा, नरसों भी आएगा, मतलब ये सालों भर पैसा आते रहेगा। एग्जाम्पल के लिए टैक्स में आपका जो है वो हमेशा पैसा आते रहता है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? रेगुलर। तो राजस्व प्राप्ति मतलब
सरकार का ऐसा आय का स्रोत जहाँ से सरकार को एक या एक से अधिक बार जो है वो राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे डेली लेन देन हो रहा है तो इसको हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता कहते हैं, समझे। दूसरा हो जाएगा आपका पूंजीगत प्राप्ति। क्या बोले हम? दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। पहला तो राजस्व प्राप्ति हो गया जहाँ सरकार को बार बार पैसा आ रहा है। पूंजीगत प्राप्ति में बोला जा रहा है कि ऐसे ये सरकार के ऐसे के आय के स्रोत है जहाँ से सरकार को केवल एक बार राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी एक बार पैसा मिल गया फिर आपको पैसा मिलेगा नहीं। और इसका नेचर कैसा होता है? वो आपका होता है अनियमित, यानी कि इरेगुलर होता है। रेगुलर पैसा नहीं मिलता आपको, एक बार मिल गया। और पूंजीगत प्राप्ति जो होता है ना, पूंजीगत प्राप्ति को ही हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पूंजीगत प्राप्ति को कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, जबकि राजस्व प्राप्ति को करेंट अकाउंट कहा जाता है। ये दोनों लाइन समझ में आ गया है। अब हम लोगों को एक एक करके देखना है। देखिए क्या बोले हम, जो आपका लोक राजस्व है जिसको लोक प्राप्ति कहा जा रहा है, उसका दो भाग होता है। एक होता है आपका राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है आपका पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में बोला गया कि इसको हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डेली लेन देन होता है और इसका नेचर कैसा होता है? रेगुलर होता है। और दूसरा जो आपका पूंजीगत प्राप्ति है इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं क्योंकि यहाँ से सरकार को एक ही बार पैसा मिलता है और इसका जो नेचर है वो आपका अनियमित यानी कि इरेगुलर होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग को एक एक करके देखना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? तो पहले हम लोग राजस्व प्राप्ति यानी कि लोक प्राप्ति के बारे में देखेंगे। नहीं सॉरी, जो आपका लोक प्राप्ति है जिसको हम लोग राजस्व प्राप्ति अच्छा सॉरी, जिसको ये जो आपका लोक प्राप्ति है पब्लिक रिसिप्ट जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका राजस्व प्राप्ति है, दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति करेंट अकाउंट और पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल अकाउंट। अब राजस्व प्राप्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका कर प्राप्ति यानी कि टैक्स रिसिप्ट और दूसरा है आपका गैर कर प्राप्ति यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट। समझ में आया? समझिएगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड का ही खेल है यहाँ पे सारा। इसमें से जो आपका कर प्राप्ति है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो कर प्राप्ति में डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा और कर प्राप्ति में ही आपका इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल हो जाएगा। और ये दोनों आपका क्या है? राजस्व प्राप्ति। और राजस्व प्राप्ति में दो प्रकार है, एक आपका कर प्राप्तियाँ यानी कि टैक्स रिसिप्ट और दूसरा आपका गैर कर प्राप्तियाँ यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट। फिर जो आपका टैक्स रिसिप्ट है उसको दो भागों में बांटे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो पहला हम लोगों को पढ़ना है आयकर यानी कि इनकम टैक्स, दूसरा पढ़ना है निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा पढ़ना है पूंजी लाभ कर यानी कि कैपिटल गेन टैक्स। और ये तीनों जो है वो गवर्नमेंट लगाता है और ये गवर्नमेंट का जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इन तीनों के बारे में पढ़ना होता है और ये तीनों हम लोग लोकवित्त वाले टॉपिक में नहीं पढ़े थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो आपका अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट जो टैक्स है, इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं? तो आपका जीएसटी को शामिल करते हैं यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, जो कि आपका सेंटर का भी है और आपका स्टेट का भी है। इसके अलावा हम लोग इसमें कस्टम ड्यूटीज़ को शामिल करते हैं यानी कि आयात शुल्क को, जो कि आपका स्टेट का ही है। आगे देखिए, राज्य के दो ठो महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया जीएसटी जिसको हम बोलते हैं स्टेट का जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और दूसरा हो जाएगा आपका वाणिज्यिक कर यानी कि कमर्शियल टैक्स। और इसी में ही हम लोग आयात शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी को भी शामिल करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसको आप समझ तो लीजिए ना, इसका पूरा ग्राफ क्या है। ग्राफ नहीं मतलब इसका जो है फ्लो चार्ट क्या है वो समझ लीजिए कि इसमें किसको किसको शामिल किया जा रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो राजस्व प्राप्ति में कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियों में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल कर दिए हैं। डायरेक्ट में क्या पढ़ना है, इनडायरेक्ट में क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया है। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है जो आपका गैर कर प्राप्ति था ना, यानी कि राजस्व प्राप्ति में दो तरह का प्राप्तियों को शामिल करेंगे। एक तो है आपका कर प्राप्तियां और एक आपका गैर कर प्राप्तियां, यानी कि टैक्स रिसिप्ट और दूसरा आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स रिसिप्ट में भी हम लोग दो तरह का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ेंगे।
और जबकि नॉन टैक्स रिसिप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि गैर कर प्राप्तियाँ, इसके अंतर्गत सरकार को मिलने वाला फीस जैसे कि लाइसेंस और परमिट फीस, इसके अलावा पासपोर्ट फीस, इन सभी को शामिल किया जाता है। क्या बोले हम कि गैर कर प्राप्तियों के अंतर्गत किसको किसको शामिल करते हैं? तो जो भी फीस होता है जैसे कि लाइसेंस फीस हो गया, परमिट फीस हो गया, पासपोर्ट का फीस हो गया, इन सभी को शामिल करते हैं। इसके अलावा आपका विशेष आकलन जो फीस होता है, विशेष आकलन फीस एग्जाम्पल के लिए जो आपका होल्डिंग टैक्स लगता है वो भी आपका गैर कर प्राप्तियों में यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट में शामिल होता है। एग्जाम्पल के लिए घर जो है वो घर सामने रोड बनाया गवर्नमेंट, तो उसे लैंड पर जो है वो तो उस लैंड यानी कि उस भूमि का जो है वो प्राइस बढ़ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं विशेष आकलन फीस। तो देन संपत्ति बढ़ा ना, वैसे में देखिए आपका घर जो है वो जंगल तरफ बना हुआ था या बहुत ही ग्रामीण इलाका में बना हुआ था आपका घर। आपका जो घर बना हुआ था उस टाइम उस ज़मीन का कीमत था मात्र 50,000 रुपये कट्ठा। बाद में आज से 10 साल के बाद उस गांव से एगो 4 लेन गुजरा, और जैसे ही 4 लेन गुजरा तो वैसे ही उस ज़मीन का जो है वो दाम बढ़ गया, समझे। तो ऐसे में ज़मीन का दाम बढ़ा यानी कि संपत्ति में वृद्धि हुआ, संपत्ति में मूल्यवर्धन हुआ, तो ऐसे में उसके ऊपर टैक्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टैक्स। समझ में आ गया। और आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका होल्डिंग टैक्स है इसमें बोला जा रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि नगर निगम लेगा, और ये जो होल्डिंग टैक्स है वो आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है। होल्डिंग टैक्स हमेशा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि नगर निगम यही सब लेता है। कहीं पर नगर पालिका है तो वो लेगा, कहीं पर नगर निगम है तो कहीं वो लेगा, यही समझे। आगे देखिए किसी भी तरह का दंड हो गया जैसे कि फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया, जुर्माना हो गया, ये सभी का जो भी राशि है वो सभी आपका गैर कर प्राप्तियों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। गैर कर प्राप्ति में यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट में किसको शामिल कर रहे हैं हम लोग? तो सरकार को जो भी फीस मिलता है जैसे कि लाइसेंस फीस हो गया, परमिट कोई भी चीज़ का फीस हो गया, पासवर्ड बनाए तो उसका फीस लगा, ये सभी नॉन टैक्स रिसिप्ट में जा रहा है। इसके अलावा जो भी आपका होल्डिंग टैक्स हो गया उससे जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है सरकार को वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट में जा रहा है। इसके अलावा सरकार का कोई फाइन लगाया या पेनल्टी लगाया, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट नहीं है तो हेलमेट का पैसा आपको दंड भरना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा, तो वो जो पैसा जाएगा वो सभी आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका ब्याज प्राप्ति है, ब्याज प्राप्ति कहने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट लोन दिया दूसरे देशों को, दूसरे कंट्री को, या फिर वो राज्यों को ग्रांट्स देता है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदान। अनुदान को ही लिखानुदान भी कहा जा रहा है। जैसे मान लो कि दिल्ली को दिया, पुडुचेरी को दिया, जम्मू कश्मीर को ग्रांट्स दिया, तो बाद में उससे जो है वो इंटरेस्ट तो लेगा ही ना लेगा, ब्याज तो लेगा ही ना लेगा, तो वही जो है वो आपका ब्याज प्राप्ति। यानी कि आप अगर किसी को लोन दिए या आप किसी को पैसा दिए, आप उसको 2 रुपये इंटरेस्ट पे यानी कि 2 रुपया ब्याज पे पैसा दिए, तो आपका मूलधन तो पैसा आ ही गया। 50,000 रुपया किसी को कर्जा दिए तो 50,000 तो आपको तो मिला, लेकिन 50,000 के अलावा जो आपका ब्याज मिल रहा है, जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है मूलधन के अलावा, तो वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में चला जाएगा, समझे। इसके अलावा ये भी जान लीजिएगा कि जो भी आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है यानी कि जो भी आपका लोक उपक्रम है यानी कि PSU है, इसको भी लोन देता है गवर्नमेंट। जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट में कौन कौन है? रेलवे हो गया, गेल कंपनी हो गया, सेल कंपनी हो गया। सेल मतलब क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सभी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी लाभांश होता है यानी कि डिविडेंड होता है, तो उससे सरकार को मिलने वाला जो भी पैसा है लाभांश है वो सभी भी आपका जो है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही जाता है। आगे देखिए यहाँ पे रेलवे के बारे में बोला जा रहा है एक पॉइंट कि रेलवे के बारे में बोला जा रहा है कि इसका जो है 98.5% यानी कि 98.5% जो इसका जो है ऑपरेशनल कोस्ट होता है। ऑपरेशनल कोस्ट मतलब कि जो है वो आपका मतलब कि कार्य प्रणाली के ऊपर लागत है, जो कि बोला जा रहा है सबसे हाई है इंडिया में। इतना ज़्यादा खर्च होता है रेलवे के ऊपर, 98% तो 98.5 98% इसका जो है वो ऑपरेशनल कोस्ट हो जाता है, और मात्र 1.5 यानी कि मात्र 1.5% पैसा जो है इन लोग के पास बचता है। देन इनसे इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओवरऑल इसी कारण देखिएगा कि बुलेट ट्रेन गवर्नमेंट ला रहा है।
अच्छा ये देखिए, अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अगर कोई गवर्नमेंट लोन दिया तो उस लोन को भी लेगा, यानी मूलधन तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ ही साथ उससे ब्याज भी लेगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे का केस थोड़ा सा अपवाद में चला जाता है। क्योंकि अपवाद में क्यों चला जाता है, तो बोला जाता है कि रेलवे का जो है ऑपरेशनल जो कॉस्ट है रेलवे का, वो आपका 98.5% है। रेलवे का ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि ये पूरे इंडिया में सबसे हाई है। देन ऐसे में इसके पास मात्र 1.5% यानी कि 1.5% ही पैसा बचता है रेलवे के पास। देन ऐसे में गवर्नमेंट क्या करता है, अगर गवर्नमेंट अगर लोन दिया रेलवे को तो रेलवे से केवल मूलधन लेगा, इससे इंटरेस्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इसके पास तो पैसा बच ही नहीं रहा ना, इसलिए। आगे देखिए, जो भी आपका एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, ये सभी रेट हाई था तो लोग ज़्यादा इसमें नहीं जा पा रहे थे, और ये फिर क्या हो गया, धीरे धीरे घाटे में जाने लगता था पहले, लेकिन अब थोड़ा सा रेट को कम कर दिया है। क्योंकि आप एरोप्लेन में अभी भी आप सफ़र नहीं करते हो ना, आपके पास पैसा कम है तो आप सीधे बस में जाओगे, आप सीधे ट्रेन में जाओगे, लेकिन आप ये सब एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि इन लोग का रेट हाई रहता है। ये सब कुछ जो बेसिक चीज़ें सर बताए थे वो आपको भी बतला दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि सरकार को मिलने वाला जो भी अनुदान है, यानी कि जो भी ग्रांट्स है या फिर जो भी आर्थिक सहायता है, चाहे वो आर्थिक सहायता विदेशी देशों से मिले या विदेशी सरकार से मिले या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जो भी ग्रांट्स मिलता है वो मिले। इसके अलावा जो भी नागरिक लोग सरकार को सहायता कर रहा है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम में देखते होंगे पीएम राहत कोष में पैसा दे रहा था बहुत लोग, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष है ना, आया था ना कोविड-19 के समय, तो उसमें प्रधानमंत्री राहत कोष में जो भी हम लोग पैसा डाले वो सभी आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत चला गया था। इसके अलावा एक होता है आपका बेनामी संपत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिट बोलते हैं, इसका उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हम। तो बेनामी संपत्ति, मान लो कि विजय माल्या है, विजय माल्या इतना फ्रॉड किया, इतना पैसा लेके भाग गया, विदेश में रहने लग गया है, तो उसका जो संपत्ति है वो आपका बेनामी संपत्ति होगा। सरकार उसको जब्त कर लेगा और उसका नीलामी करा देगा, ऑक्शन करवा देगा, उसको बेच देगा। तो उससे जो भी पैसा प्राप्त होगा उसको हम लोग नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत ही शामिल करेंगे। समझ में आया ये लाइन? अब इसी को ही यहाँ तक जो है वो आपका बेसिक चीज़ों को समझा दिया गया। अब इसी को ही हम लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो मतलब सेंटेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ, यानी कि आपका कैपिटल रिसिप्ट की बात करें इसके बारे में। अच्छा सॉरी, पहले तो हम लोग राजस्व प्राप्ति देखे, जिसमें हम लोग कर प्राप्तियाँ और गैर कर प्राप्तियों को शामिल किए। और जो आपका जो टैक्स रिसिप्ट था, इसमें भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़े क्या, उसमें क्या क्या शामिल होता है वो जाने। फिर जो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट है, इसमें किस सरकार के पास कैसा पैसा आता है वो हम लोग यहाँ पे देखें। अब हम लोग राजस्व प्राप्ति के बाद पूंजीगत प्राप्ति के बारे में देखेंगे। राजस्व प्राप्ति के बाद पूंजीगत प्राप्ति में सरकार के पास कैसे कैसे पैसा आता है वो देखेंगे। उसके बाद इन दोनों को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। जो आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, तो बोला जा रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में बोला जा रहा है कि इसको दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। कैसे कैसे है, एक तो हम लोग बोलते हैं कि अगर पूंजीगत प्राप्तियों में हम लोग दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक तरफ है आपका रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि अगर आप किसी को लोन देते हो तो आपको दो चीज़ें आता है, एक तो आपका मूलधन जो पैसा दिए हैं वो आता है और दूसरा आपका ब्याज आता है, यानी कि इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप रिकवरी ऑफ लोन यानी कि मूलधन ऋण पुनर्भुगतान, अगर केंद्र सरकार झारखंड को लोन दिया तो वो आपका गैर कर प्राप्तियां में आएगा। तो ऐसे में झारखंड को दो चीज़ें देना पड़ेगा, एक तो जो पैसा लिया है केंद्र सरकार से तो वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि मूलधन देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज भी देना पड़ेगा। और ऐसे में जो आप दिया हुआ पैसा अगर दे रहे हो, यानी कि जो आपका मूलधन अगर आप वापस दे रहे हो तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का भाग होगा। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां का भाग होगा। और जबकि जो आप ब्याज प्राप्तियां यानी कि ब्याज जो दे रहे हो, ब्याज आपका राजस्व प्राप्ति का भाग होगा। लेकिन राजस्व प्राप्ति में भी दो प्रकार है, टैक्स रिसिप्ट और आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो ये आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में पैसा चला जाएगा। ये हो जाएगा।
इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां में एक चीज़ को और शामिल किया जाता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, विनिवेश कर रहा है, कहीं पे निवेश कर रहा है, तो विनिवेश की जो भी राशि है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे रहा है, यानी कि प्राइवेट कर रहा है, तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा, इसका जो भी इंटरेस्ट होगा, वो सभी आपका कैपिटल रिसिप्ट में शामिल होगा। ये केवल आपको बेसिक समझाया जा रहा है, इसके बारे में फिर लैंग्वेज के फॉर्म में आगे हम लोग देखेंगे। क्या बोला कि अगर विनिवेश मतलब क्या होता है, वो मतलब कि वो प्राइवेटाइजेशन कर देना, यानी कि चीज़ों को सरकारी से प्राइवेट कर देना। तो ऐसे में प्राइवेट करेगा तो उसको प्रॉफिट तो होगा ना सरकार को, इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो सभी आपका कैपिटल रिसिप्ट में शामिल होगा। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को अगर लोन देता है, तो ऐसे में लोन का पैसा और ब्याज का पैसा, दोनों जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो सभी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल करेंगे। देखो लोन में देखोगे कि आपका जो मूलधन का पैसा है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा, लेकिन जो ब्याज का पैसा है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में नहीं, वो आपका चल जाएगा लोक राजस्व का पार्ट हो जाएगा, यानी कि राजस्व प्राप्ति, यानी कि पब्लिक मतलब ये रिवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट हो जाएगा, जो कि आपका कर राजस्व मतलब कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां दो प्रकार होता है ना, तो वो आपका गैर कर प्राप्ति यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। अब विनिवेश का पैसा भी पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। इसके अलावा अगर आप घरेलू और विदेशी अगर लोन लेते हो, या फिर अन्य विदेशों से जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहाँ से अगर आपको देनदारियाँ मिल रहा है, तो वो भी आपका पूंजीगत प्राप्तियों का ही पार्ट होगा। घरेलू ऋण की बात करें तो आपका दो तरह का है, एक आपका आरबीआई लेता है ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अपना वो डायरेक्ट क्या करेगा, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को बेच देगा, और जो भी खरीदेगा पैसा कमाए पैसा ले लेगा और वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगा। और दूसरा सरकार जो है डायरेक्ट पैसा लेता है, जनता का पैसा, जैसे कि आप छोटी बचतें करते हैं, स्मॉल सेविंग्स करते हैं, पेंशन वाला पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहे हैं, पैसा आपका जो जा रहा है पीएफ वाला कट रहा है, अटल पेंशन योजना जिसको हम लोग शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में जो पैसा जा रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना में जो पैसा जमा कर रहे हैं, वो सभी पैसा सरकार को एक तरह से लोन ही तो दे रहे हैं ना, वो भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। समझ में आया लेन? तो पूंजीगत प्राप्तियों में इन सभी तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं। अगर किसी को लोन दिए तो लोन में जो आपका मूलधन है वो आपका पूंजीगत प्राप्तियों का पार्ट है, और जो आपका ब्याज है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट है, और नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है वो आपका राजस्व प्राप्ति का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप लोग उधार ले रहे हो, चाहे आप घरेलू लोग उधार लो या फिर विदेशी लोग उधार लो, तो वो आपका सभी पूंजीगत प्राप्तियों का ही पार्ट है, वो उसी में ही चला जाएगा। क्लियर? तो ये सभी आपका बेसिक जितना भी बातें थी वो अभी आपको समझा दिया गया है। अब इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में जो सर लिखवाए हैं उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके, समझे ना? जी हाँ। तो अब हम लोग एक एक करके इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये सभी पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें कन्फ्यूजन रखोगे ना तो बहुत दिक्कत है, फिर चीज़ें आसान नहीं होगी, फिर आपके लिए आप इसी में उलझे रह जाओगे। आप समझिए और आगे बढ़िए, बस सिंपल सी बात, इतना ही ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को एक एक करके देखना पड़ेगा। तो राजकोषीय नीति बोलिए या फिर या फिर आप लोक वित्त कहिए, तीनों में दोनों में मतलब दोनों में देखिएगा तीन तीन चीज़ को शामिल किया जा रहा है। सरकार का आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार का व्यय यानी कि लोक व्यय, और सरकार का उधार यानी कि लोक उधार, यही तीनों के बारे में पढ़ना है घुमा फिरा कर। तो ये जो आपका लोक प्राप्ति है, लोक प्राप्ति के अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, यानी कि इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका राजस्व प्राप्ति, दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। पहले तो हम लोग राजस्व प्राप्ति को पढ़ेंगे। तो बोला जा रहा है कि राजस्व प्राप्तियां सरकार के वैसे आय होते हैं जिनसे ना तो सरकार के देनदारियों में वृद्धि होता है, ना ही सरकार की पूंजी में या फिर सरकार की संपत्ति में कोई कमी आती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो आपका नियमित होता है, रेगुलर होता है, और एवं पुनरावृत्ति होती है, यानी कि रिकरिंग होती है, यानी कि बार बार होता है, प्रवृत्ति सरकार की होती है। और इस कारण राजस्व प्राप्तियों को सरकार के चालू खाते में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए क्या कहती बोले हम, राजस्व प्राप्ति सरकार का वैसा आय का स्रोत होता है, या फिर सरकार का वैसा आय होता है जिससे सरकार के देनदारियों में, देनदारी मतलब होता है लायबिलिटी में, वृद्धि होता है। सरकार के देनदारियों में वृद्धि ना तो होता है, ना ही सरकार की देनदारियों में वृद्धि होता है, और ना ही सरकार के पूंजी या फिर संपत्ति में कोई कमी आती है।
एग्जाम्पल समझो, सरकार को जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स से यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पूंजी लाभ कर, इनसे पैसा आ रहा है या जीएसटी से पैसा आता है। तो ये सभी सरकार के देनदारियों में ना ही वृद्धि करता है, ना ही सरकार के संपत्ति में या फिर पूंजी में किसी प्रकार का कमी करता है। देनदारी मतलब आपको वापस लौटाना है, यानी कि अगर आप जीएसटी से पैसा लोगे, इनकम टैक्स से पैसा लोगे, कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा लोगे, कैपिटल गेन से पैसा लोगे, इनकम ये कस्टम ड्यूटी से पैसा लोगे, कमर्शियल टैक्स से अगर पैसा लेती है वो सरकार, तो सरकार को ये सभी लौटाना होता है क्या? नहीं लौटाना होता ना। यानी कि देनदारी में यानी कि लायबिलिटी में किसी प्रकार का वृद्धि हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। और ना ही सरकार की पूंजी में या संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है। अब पैसा तो आपके पास आ रहा है, इससे आपका संपत्ति में कोई भी कमी हो रहा है क्या? आपके पूंजी में किसी प्रकार की कमी हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग राजस्व प्राप्ति कहेंगे। यानी कि इससे ना ही सरकार के देनदारियों में वृद्धि हो रहा है, ना ही सरकार के परिसंपत्तियों में या पूंजी में कमी हो रही है। आपके पास पैसा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स का पैसा आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा आ रहा है, तो इससे आपका देनदारी यानी कि आपको पैसा वापस देना है क्या? तो नहीं। तो देनदारी में वृद्धि हो रही क्या? नहीं। इससे आपका परिसंपत्ति में या पूंजी में कमी हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है। दिन इसको हम लोग राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और इसका जो प्रकृति होता है, इसका नेचर कैसा होता है? नियमित होता है, यानी कि रेगुलर होता है, डेली बाय डेली आते रहता है। पुनरावृत्ति यानी कि रिकरिंग, यानी कि बार बार आते रहता है। हर साल जीएसटी आ रहा है, हर साल इनकम टैक्स मिल रहा है। किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को मिल रहा है। और इससे गवर्नमेंट को ना ही देनदारी में किसी प्रकार का वृद्धि हो रहा है, ना ही संपत्ति या फिर पूंजी में किसी प्रकार का कमी हो रहा है। समझ में आ गया? और ये सभी जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पर रखा जा रहा है? तो ये सभी पैसा जो है वो सरकार के यानी कि गवर्नमेंट के चालू खाते में यानी कि करेंट अकाउंट में रखा जा रहा है। क्लियर? बहुत ही देखिए, ये सभी चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। आप बस इसको एक बार ध्यान में रखो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा भाई। तो समझ में आ गया लाइन? तो राजस्व प्राप्ति क्या है, अब आपको कभी जीवन में नहीं भूलना है। आप इसका केवल शॉर्ट नोट बना लीजिएगा और चीज़ों को याद कीजिएगा बार बार अगेन एंड अगेन। ये सभी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सामान्यतः इन जनरल बोला जा रहा है कि राजस्व प्राप्तियां सरकार के नियमित एवं सामान्य कार्यों से संबंधित होता है। यानी कि जो भी जो भी आपका राजस्व प्राप्तियां है, यानी कि जो भी आपका राजस्व यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो सरकार के नियमित और सामान्य कार्यों से संबंधित होता है। नियमित यानी कि रेगुलर कार्यों से संबंधित है, और नियमित होता है, रेगुलर आता है, और सरकार का जो भी सामान्य काम है, जो भी जनरल काम है, उनसे ये संबंधित होता है। एग्जाम्पल के लिए लोक प्रशासन संबंधित है, यानी कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रैफिक रूल हो गया, फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया, ये सभी आपका रेगुलर काम का है कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ प्रशासन की बात की जा रही है। यहाँ पे ये नहीं कि आपको यहाँ फाइन बता दिए हैं और फाइन का पैसा तो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में जा रहा है, और जा रहा है ना, लेकिन नॉन टैक्स रिसिप्ट वाला भी जो पैसा है वो आपका किस में शामिल है? तो राजस्व प्राप्ति में ही शामिल है। क्योंकि राजस्व प्राप्ति को ही दो भागों में बांटा गया है भाई। एक तो आपका टैक्स रिसिप्ट और एक आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट। और टैक्स रिसिप्ट में आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स शामिल किया गया है। तो ये सभी का जो पैसा आ रहा है ये रेगुलर आ रहा है। इससे सरकार के लायबिलिटी में किसी प्रकार का वृद्धि हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सरकार के पूंजी में और परिसंपत्ति में कमी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जी हाँ। तो ये आपका सरकार का नियमित होता है और सामान्य कार्यों से संबंधित होता है, जैसे कि लोक प्रशासन, ट्रैफिक रूल, फाइन, रेगुलर है ना ये सभी, तो सरकार को ये सभी रेगुलर मिल रहा है और ये सामान्य कार्यों से संबंधित है, ज़्यादा हाई फाई नहीं। लैंड रजिस्ट्रेशन फीस ये स्पेसिफिक है, ये सामान्य नहीं है, ये विशेष है। लैंड रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि भूमि निबंधन शुल्क, या फिर हम लोग बोलते हैं भूमि पंजीकरण फीस या फिर शुल्क, ये आपका स्पेसिफिक है, सामान्य नहीं है। इसमें देखिए कि आपका जो भी लैंड का जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होता है ये आपका 4% और 3% ऐसा होता है, जिसमें आपका देखिएगा कि 4% फीस लगता है लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, और 3% देखते होंगे कि आपका स्टम्प ड्यूटी लगता है। स्टम्प ड्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्टम्प ड्यूटी को हम लोग जो है, एक होता है आपका कस्टम शुल्क, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, और एक होता है आपका स्टम्प ड्यूटी जो कि भूमि खरीदने पर लगता है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। यानी कि लैंड अगर रजिस्ट्रेशन फीस करवाते हो, मतलब सॉरी लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, भूमि का निबंधन करवाते हो, पंजीकरण करवाते हो, तो आपको जो है वो कितना परसेंट,
फीस देना पड़ेगा, तो 7% देना पड़ेगा, जिसमें से 7 में से 4% आपका रजिस्ट्रेशन फीस चला जाएगा और 3% आपका जो है वो स्टाम्प ड्यूटी ले लेगा। और ये जो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है वो गवर्नमेंट ईयरली यानी कि साल दर साल ये बढ़ाते रहता है गवर्नमेंट। और ये आपका लैंड जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका विशेष आकलन फीस है, ठीक है ना, ये आपका सामान्य फीस नहीं है, बट ये राज्य सरकार का है। और स्टाम्प ड्यूटी जो है वो आपका केंद्र सरकार का है। यानी कि लैंड रजिस्ट्रेशन फीस वाला जो पैसा है वो आपका राज्य सरकार के पास चला जाएगा 4%, लेकिन जो 3% का जो मुहर लगा रहा है स्टाम्प ड्यूटी, तो स्टाम्प ड्यूटी जो है लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। और कस्टम ड्यूटी की लगाने के अधिकार आपका राज्य सरकार को है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी लगाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है, और वो पैसा भी केंद्र सरकार को चला जाएगा। समझ में आ गया ये लाइन आपको? जी हाँ। तो कर राजस्व में राजस्व प्राप्ति क्या है क्या नहीं है, इसमें किसको शामिल किया जा रहा है वो समझ में आ गया है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि राजस्व प्राप्ति को पुनः इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है आपका कर राजस्व यानी कि टैक्स रिसिप्ट, और दूसरा है गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट। जो पीछे समझाए हैं वही यहाँ पे आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब एक एक करके देखिए इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर राजस्व यानी कि टैक्स रिसिप्ट के बारे में। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो ये लैंग्वेज में है। तो बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों को शामिल किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल हो जाएगा। एवं इससे संबंधित जो भी नीति है, इस नीति को कर नीति भी कहा जाता है, यानी कि टैक्स पॉलिसी कहा जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित अगर कोई भी पॉलिसी ला रहे हो तो वो आपका टैक्स पॉलिसी यानी कि कर नीति कहलाता है, जो कि राजकोषीय नीति का यानी कि फिस्कल पॉलिसी का बहुत ही प्रमुख भाग होता है। जी हाँ, कर नीति में कर संरचना की दर एवं इसका आर्थिक प्रभाव इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो कर नीति यानी कि जो भी आपका टैक्स पॉलिसी है, इसमें टैक्स का संरचना यानी कि टैक्स का स्ट्रक्चर यानी कि कर की संरचना, साथ ही साथ कर की दर यानी कि टैक्स का रेट, इसके अलावा इनका जो है आर्थिक प्रभाव, इन सभी को शामिल किया जाता है। आर्थिक प्रभाव में बेरोजगारी है, भूखमरी है, उत्पादन, वितरण और उपभोग में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी को शामिल किया जाता है। क्योंकि जो आपका कर नीति है यानी कि जो आपका टैक्स का जो पॉलिसी है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कर नीति में किसी भी प्रकार का अगर बदलाव करोगे, यानी कर संरचना में अगर चेंजिंग कर दिए, आप कर का दर में अगर चेंजिंग कर दिए, टैक्स का रेट में चेंजिंग कर दिए, तो इसका आर्थिक प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रयोज्य आय, इसके अलावा खरीद क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर, जीवन स्तर इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मीन्स कहने मतलब अगर आप टैक्स का स्ट्रक्चर में यानी कि कर की संरचना में या टैक्स का रेट में यानी कर की दर में किसी भी प्रकार का अगर चेंजिंग करोगे तो उसका सीधे प्रभाव यहाँ दिखेगा। तो बोला जा रहा है कि अगर आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में किसी भी प्रकार का अगर चेंजिंग करोगे तो उसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रयोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, खरीद क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर, जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड, इन सभी को ये डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रभावित करेगी। जी हाँ, सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है कि कर संरचना जो है वो किसी व्यक्ति, परिवार एवं निजी क्षेत्रों के बचत दर को भी प्रभावित करती है, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से। तो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसी व्यक्ति को भी, पर्सन, परिवार, हाउस होल्ड, फैमिली या फिर जो भी आपका निजी क्षेत्र है, जो भी आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, सभी का बचत दर में जो है वो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। पहले टैक्स का रेट 5% था, तो सभी लोगों को 2% पैसा बच भी जा रहा था, यानी कि बचत दर कितना था 2%। अब टैक्स का रेट 7% कर दिया, अब बचत दर जो है वो 0% हो गया। तो प्रभावित किया कि नहीं किया? अब बोला जा रहा है कि यदि कर की दर अधिक होती है या यदि कर की दर अधिक, तब ऐसी स्थिति में सकल बचत दर और निवेश दर और सकल पूंजी निर्माण दर में कमी आती है।
यानी अगर आप टैक्स का रेट को बढ़ा देते हो तो इससे क्या होगा, आपका बचत दर में कमी हो जाएगा। अगर बचत दर में कमी होगा तो आपका निवेश दर में भी कमी होगा, और निवेश दर में कमी होगा तो आपका सकल जो पूंजी निर्माण है वो भी कमी हो जाएगा, जो कि आर्थिक प्रक्रियाओं जैसे कि उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन तीनों को वो आपका नकारात्मक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप टैक्स के रेट में अगर वृद्धि करोगे तो इससे क्या होगा, आपका बचत दर कम हो जाएगा, और बचत कम होगा यानी कि सेविंग कम होगा तो आप निवेश भी यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे। इन्वेस्ट कम करोगे यानी कि निवेश कम करोगे तो आपका जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल जो आपका पूंजी निर्माण बोलते हैं, यानी कि कैपिटल का जो ओरिजिन हो रहा है, कैपिटल जनरेट जो हो रहा है वो आपका कम होगा कि नहीं होगा। और ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन तीनों को ये नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। और वहीं अगर आप टैक्स का रेट अगर घटा देते हो तो आपका बचत दर में वृद्धि होगा, निवेश दर में वृद्धि होगा, पूंजी निर्माण में वृद्धि होगा, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक प्रक्रिया है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, इसको ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जी हाँ, यानी कि एक तरह से ये चेन के रूप में काम कर रहा है, श्रृंखला के रूप में ये काम करता है। एक बढ़ा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और एक घटा तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा, ऐसा वाला स्थिति। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2006 और 2007 में जो आपका सेविंग रेट था, यानी कि जो आपका बचत दर था वो कितना था, तो वो आपका 34.5% था। मीन्स कंट्री में अगर 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है तो उसमें 64 रुपये खर्चा हो रहा है और 34 रुपये पैसा बच जा रहा है। और अगर 34 रुपये बच रहा है तो इससे आप निवेश करोगे, यानी कि निवेश में भी ये हाई रहेगा। और हर चीज़ इस पर पीक पर था, महंगाई, जीडीपी सब। देखो 2006-07 में ना हर चीज़ एकदम अपने चरम अवस्था में थी। महंगाई भी 2006-07 में बहुत ज़्यादा था, मंदी का टाइम था, जीडीपी भी अपने हाई स्तर पे था, और ऐसे में लोगों का जो बचत दर था वो आपका 34.5% था। यानी कि पूरे देश में अगर 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है तो उसमें 64 रुपये आपका खर्चा हो जा रहा है, उसके बाद आपका बचत दर भी कितना है, 34% है, मतलब 34 रुपया बच रहा था आपका। फिर भी इसके अलावा बोला जा रहा है कि कर संरचना वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सिंपल सी बात है, अगर टैक्स का स्ट्रक्चर जो है वो वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को भी प्रभावित करता है। यानी कि अगर आप कर का दर में वृद्धि करोगे तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य भी वृद्धि हो जाएगा, और कर का अगर दर आप कम कर दोगे तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य को भी क्या होगा, कमी होगा उसमें। टैक्स बढ़ा तो गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी हाँ। तो ये सभी आपका क्या हो गया, कर राजस्व हो गया। तो कर राजस्व की जो कहानी थी वो यहाँ तक आपको समझा दिया गया है। अब अगर ये एक पेज में समझाया गया है ना भाई, तो इस एक पेज का जो है वो आप कीवर्ड निकालिए, 5 से 10 वो कीवर्ड निकलेगा, और केवल 5 से 10 को या 5 वो कीवर्ड जो निकलेगा उसी को आप याद रखिए, और उससे या आप उसको याद कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप इसके बारे में जितना भी डाटा है उसको आप अपने से ही एलिब्रेट कर लोगे, दिक्कत नहीं होगा। समझे ना मेरी बात को। तो बस जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं ना, आप वैसा वैसा करते जाइए ना, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ठीक, बस आप मेरे साथ लगातार बने तो रहिए, चीज़ों में शामिल तो रहिए, आपको कहीं परेशानी होने नहीं देंगे। तो ये हो गया आपका कर राजस्व कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे गैर कर राजस्व, यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में। तो बोला जा रहा है कि कर स्रोतों के अलावा टैक्स का जो भी सोर्सेस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा और भी अन्य स्रोतों से भी राजस्व को गैर राजस्व कहा जाता है। यानी कि टैक्स स्रोत के अलावा और भी अन्य स्रोतों से जो भी आय प्राप्त हो रहा है, जो भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है, उसी को ही हम लोग नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि गैर कर राजस्व कहते हैं। यानी कि जो भी आय का स्रोत है, यानी कर का जो भी स्रोत है, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनसे पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग किस में शामिल करेंगे, तो कर राजस्व में शामिल करेंगे। लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर के अलावा यानी कर संरचना के अलावा, कर स्रोतों के अलावा और भी अन्य जगहों से अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम लोग गैर कर राजस्व कहेंगे। और गैर कर राजस्व में बोला जा रहा है कि गैर कर राजस्व भी सरकार के देनदारियों में ना तो वृद्धि करता है, ना ही सरकार के पूंजी और परिसंपत्तियों में किसी प्रकार का कमी करता है। अगर ये भी जो पैसा आ रहा है सरकार की देनदारी में वृद्धि नहीं कर रहा है, यानी कि अगर आप फीस लिए
भूमि का फीस हुआ, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस लिए, सरकार को वापस देना है क्या? नहीं। तो देनदारी में वृद्धि हुआ क्या? नहीं। जो भी आपका पेनल्टी हुआ, फाइन हुआ, जुर्माना लगा, तो ये पैसा सरकार को वापस देना पड़ेगा क्या? नहीं। तो इससे देनदारी में वृद्धि हुआ क्या? नहीं। इससे सरकार के किसी भी पूंजी में कमी हुआ क्या, या परिसंपत्ति में कमी हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। तो वही बोला जा रहा है कि गैर कर राजस्व में भी सेम कर राजस्व के जैसा ना ही देनदारियों में वृद्धि होता है, ना ही सरकार के परिसंपत्ति और पूंजी में किसी प्रकार का कमी होता है। पैसा आ ही रहा है ना, पैसा वापस देना ही नहीं है। अगर पैसा आपको वापस देना है तब आपको फिर क्या होगा? देनदारी में कमी हो जाएगा, मतलब देनदारी में वृद्धि हो जाएगा। समझे ना। इसके अलावा जो भी आपका गैर कर स्रोत है, यानी कि जो भी आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट है, इसमें किसको किसको शामिल किया जा रहा है वो देखिए। सबसे पहले ब्याज प्राप्ति, यानी कि ब्याज से जो पैसा मिल रहा है वो उसको। इसके अलावा लाभांश प्राप्ति, जो लाभांश से पैसा मिल रहा है, अनुदान हो रहा है या फिर जो भी विदेशी आर्थिक सहायता हो रहा है उससे प्राप्त पैसा को, फीस को इसी में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी लाइसेंस बनवा रहे हो, परमिट फीस जो भी ले रहा है उससे पैसा, बेनामी संपत्ति से जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है वो भी इसी में शामिल होगा। विशेष आकलन फीस से जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है वो इसी में शामिल होगा। अगर कहीं पर दंड और जुर्माना लगाया जा रहा है तो उसका भी पैसा इसी में शामिल होगा। ये सभी जो पैसा है वो आपका किस में शामिल हो जाएगा? तो आपका गैर कर राजस्व में शामिल हो जाएगा। और ये सभी चीज़ें आपको पीछे समझा दिया गया है। अब केवल उसको जो है ना वो हम लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे, और लैंग्वेज के फॉर्म में देखेंगे तो तुरंत आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसको समझाना नहीं पड़ेगा, आप इसको एक दो बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा खुद। सबसे पहले ब्याज प्राप्ति, यानी कि जो भी ब्याज मिल रहा है, तो बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को, यानी कि राज्य सरकार कैसे राज्य सरकार? जहाँ पे विधानसभा है और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश हो, 3 गो है। कौन कौन है? दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है, लेकिन जहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा वाले राज्यों का नहीं, वैसे राज्य जहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा तो 28 के 28 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद 6 गो राज्य में है, आपको पता है। इसके अलावा 3 गो विधान परिषद, मतलब 3 गो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इस चीज़ बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार क्या करता है? तो राज्य सरकारों को पैसा देता है। कैसे राज्य सरकारों को? तो विधानसभा वाले राज्य सरकारों को, यानी कि 28 के 28 राज्यों को देगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में देखिएगा 3 गो केंद्र शासित प्रदेश को पैसा देता है। कौन कौन? दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विधानसभा है। इसके अलावा जो भी आपका लोक उपक्रम हो गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, PSU। इसके अलावा जो भी आपका वैधानिक संस्था हो गया, यानी कि वैधानिक संस्था बोलो, यानी कि समझो ना कि लीगल जो भी आपका इंस्टीट्यूशन हो गया। इसके अलावा विदेशी राज्यों को भी क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। तो वो विधानसभा वाले राज्य, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, लोक उपक्रम, वैधानिक संस्था, विदेशी राज्य, इन सभी को लोन देता है। कौन? तो केंद्र सरकार। तो उसके बाद इनके द्वारा केंद्र सरकार को किया जाने वाला जो भुगतान है, और साथ ही साथ मूलधन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जो ब्याज का जो भुगतान देते हैं उनको हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर पढ़ देंगे, एक ही बार में समझ जाओगे। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों 3 गो, इसके अलावा लोक उपक्रमों, वैधानिक संस्थाओं, विदेशी राज्यों को ऋण प्रदान किया जाता है, और इनके द्वारा केंद्र सरकार को किए जाने वाला ब्याज का भुगतान, इसको गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है। दूसरा हो गया आपका लाभांश प्राप्ति। तो बोला जा रहा है कि जिन लोक उपक्रमों, यानी कि PSU में सरकार की भागीदारी 51% से अधिक है, तो वैसे लोक उपक्रमों के द्वारा अर्जित जो लाभ है और जो लाभांश है, इसको हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। लोक उपक्रम किसको कहते हैं? सरकारी, यानी कि सरकार की प्रतिभूति किसको कहते हैं? जिसमें सरकार का पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है? 51%, यानी कि सरकार का 51% हिस्सेदारी है, उसको हम लोग लोक उपक्रम कहते हैं। और उस लोक उपक्रम से जो भी लाभ मिलता है या फिर जो भी लाभांश मिलता है, उनको हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। अनुदान हो गया, विदेशी आर्थिक सहायता हो गया। तो बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार को विदेशी राज्यों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, ग्रांट्स मिलता है या फिर आर्थिक सहायता मिलता है, तो उसको भी हम लोग
गैर कर राजस्व में या फिर गैर कर प्राप्तियों में ही शामिल करते हैं। जी हाँ, IMF दिया भारत को ग्रांट्स अनुदान या फिर सहायता किया तो वो पैसा गैर कर राजस्व में जाएगा। रसिया दिया भारत को पैसा सहायता के रूप में तो वो पैसा नॉन टैक्स रिसिप्ट में जाएगा। फीस में बोला जा रहा है कि सरकार को प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं हेतु फीस प्राप्त होता है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फीस मिलता है सरकार को, और न्यायिक सेवाओं के लिए अगर आप कहीं भी पिटीशन डालोगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे तो आपको पैसा लिया जाता है ना, तो वो सभी पैसा जो है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में शामिल होता है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि सरकार को प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं हेतु फीस प्राप्त होता है जो कि गैर कर राजस्व का ही भाग होता है, जैसे कि भूमि निबंधन फीस यानी कि लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, परीक्षा फीस यानी कि एग्जाम फीस, कोर्ट का फीस यानी कि कोर्ट फीस, पासपोर्ट फीस, ये सभी जो है वो आपका फीस जो है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही शामिल होता है। सरकार का जो है प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा में हम लोग लैंड रजिस्ट्रेशन फीस को शामिल करेंगे, कोर्ट फीस को शामिल करेंगे, और प्रशासनिक सेवा में परीक्षा का फीस और हम लोग पासपोर्ट का फीस को शामिल करेंगे। समझ में आ गया? और ये सभी पैसा जो है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। इसके बाद जो भी आपका लाइसेंस हो गया, परमिट हो गया, तो बोला जा रहा है कि अगर लाइसेंस बनवाओगे या कहीं कोई भी चीज़ का परमिट लोगे तो आपका फीस लगता है ना, तो लाइसेंस फीस, परमिट फीस, ये सभी आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में जाता है। गाड़ी का लाइसेंस बनवाओगे तो आपको बोला जाता है कि इतना पैसा लगेगा, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, 5,000 रुपया, जो भी लगता हो। परमिट फीस जो आपका टोल टैक्स में जा रहा है, मान लीजिए ऐसा टोल टैक्स में कैसे जा रहा है, देखिए अगर आप जा रहे हो रांची से हजारीबाग या हजारीबाग से रांची आ रहे हो तो आपको टोल टैक्स में पैसा देना पड़ेगा ना, तो पैसा जाएगा आपका टोल टैक्स वाले को जाएगा, और टोल टैक्स का पैसा कुछ प्राइवेट कंपनी को जाएगा, यानी कि टोल टैक्स वाला कंपनी को जाएगा, और कुछ पैसा सरकार को जाएगा, और सरकार को जो पैसा जा रहा है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही जाएगा। क्लियर? 1 मिनट रुकिएगा, चार्ज थोड़ा सा डाउन हो गया, 20% हो गया, इसको हम चार्ज लगा लेते हैं 1 मिनट। इसके अलावा जो भी आपका बेनामी संपत्ति होगा वो भी आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही चला जाएगा। सपोज मान लीजिए कि ब्लैक मनी किसी के पास ज़्यादा हो गया है तो वह फॉल्स ITR कार्ड बना लेगा या फिर पैन कार्ड बनवाएगा, और एक झूठा आधार कार्ड भी बनवाएगा, और वो फिर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। बाद में जब वो पकड़ाएगा तो कोई भी क्लेम नहीं किया तो गवर्नमेंट उसका ज़मीन का या फिर उसके संपत्ति का ऑक्शन करवा देगा, और उससे जो भी पैसा आएगा उसको हम लोग नॉन टैक्स रिसिप्ट में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया तो उसका जो भी संपत्ति है गवर्नमेंट ऑक्शन करवा दिया। किसी के पास, यही बताया ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी हो गया, सपोज कीजिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी हो गया और वो फॉल्स में ITR कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बाद में बहुत साल के बाद जब वो पकड़ाया तो वो भाग गया विदेश, तो वैसे में जब वो पकड़ाएगा तो उसको सरकार उसको क्लेम करेगा, उसको बुलाएगा आओ, लेकिन जब वो नहीं आएगा, भाग जाएगा, तो उसका जितना भी संपत्ति है सबको वो बेच देगा, ऑक्शन करवा देगा, उससे जो भी पैसा प्राप्त होगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं बेनामी संपत्ति, यानी कि एसेट संपत्ति, यानी कि संपत्ति क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? संपत्ति को अभी भूल रहे, पेट में है लेकिन जुबान में नहीं आ रहा है। तो बेनामी संपत्ति को एसेट समझो ना, एसेट हो गया वो, तो उसको हम लोग नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही शामिल करते हैं। इसके अलावा विशेष आकलन फीस बताया गया था कि यह एक प्रकार का भुगतान होता है, पेमेंट होता है, जो कि संपत्ति मालिक के द्वारा सरकार के द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों के कारण संपत्ति में होने वाला मूल्यवर्धन के लिए भुगतान किया जाता है। यानी कि ये जो आपका विशेष आकलन फीस है इसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो संपत्ति का जो मालिक है यानी कि मकान मालिक के द्वारा किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट को किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी विकासात्मक काम किया गया है उस विकासात्मक काम के कारण इसके संपत्ति में मूल्यवर्धन हुआ है, उसके कारण से भुगतान किया जा रहा है। समझ में आया लाइन? यानी कि कहीं पे देखिए कि आप बताएं ना, ग्रामीण इलाका में आप ज़मीन खरीदे, वहाँ घर बना लिए, आज से 50 साल के बाद आपके गांव में 4 लेन गया तो उस ज़मीन का कीमत बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
उस ज़मीन का कीमत बढ़ा तो ऐसे में मूल्यवर्धन हुआ कि नहीं हुआ संपत्ति में, तो ऐसे में सरकार आपसे पैसा लेगा कि नहीं लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टैक्स। और वो होल्डिंग टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है। मतलब कि समझो ना कि वो आपका ये आपका होल्डिंग टैक्स जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं लेता है, बल्कि वो स्थानीय सरकार लेता है। अगर वहाँ पे नगर निगम है या फिर नगर पालिका है, जो भी है वो लेगा। इसके अलावा ये दंड एवं जुर्माना, तो बोला जा रहा है कि दंड और जुर्माना जो भी पैसा आ रहा है वो भी आपका इसी में जा रहा है। इसके अलावा 9 नंबर का पॉइंट बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा नए नोटों को छापा गया और भारत सरकार एवं आरबीआई के द्वारा सिक्कों को ढालने के दौरान प्राप्त होने वाला आय। देखो, आरबीआई के द्वारा नए नोटों को छापना और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा एवं आरबीआई के द्वारा सिक्कों को ढालने में जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए 2021 में आरबीआई के द्वारा 70,000 करोड़ रुपये सरकार को प्रदान किया गया था, जिसको हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। किसमें? तो आपका गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। तो आरबीआई के द्वारा 2021 में 70,000 करोड़ रुपये सरकार को प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और ये सभी डाटा आप लेटेस्ट या ऐड कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा ना एग्जाम में कि 2026 में या 2025 में आरबीआई के द्वारा सरकार को 70,000 करोड़ रुपये जो है वो प्रदान किया गया था सरकार को, जिसे गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। तो आरबीआई के द्वारा नए नोटों को छापने में और भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा सिक्कों को ढालने में जो भी प्राप्त होता है पैसा, उसको भी हम लोग गैर कर राजस्व में ही शामिल करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि सरकारी टेलीविज़न हो गया, एफएम रेडियो हो गया, जो भी एफएम रेडियो चैनल हो गया इत्यादि में जो भी विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, तो इससे भी प्राप्त पैसा होता है कि नहीं होता है, तो वो पैसा को भी गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। आप एफएम रेडियो में देखेंगे, अगर आपको रेडियो वाला कोई भी चीज़ का प्रचार कर दिया तो आपको वैसे में पैसा देना पड़ेगा सरकार को, एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए आपको वहाँ पे देना ही पड़ेगा ना। विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों, यानी कि जहाँ जहाँ पे विधानसभा है, 3 गो राज्यों में है, कौन कौन? दिल्ली है, पुडुचेरी है और आपका जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से प्राप्त होने वाला गैर कर राजस्व को केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आया। तो विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त गैर कर राजस्व को सरकार के यानी केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में जो है वो शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि उपरोक्त स्रोतों से या फिर उपरोक्त प्राप्तियों से संबंधित नीति को राजस्व नीति या फिर राजकोषीय नीति में ही शामिल किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बेनामी संपत्ति अधिनियम आया था, तो बेनामी संपत्ति अधिनियम जो है वो राजस्व नीति का भी भाग है और आपका गैर कर राजस्व का भी भाग है। तो बेनामी संपत्ति अधिनियम जो है वो आपका राजस्व नीति का और आपका गैर कर राजस्व नीति दोनों का भाग है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका जो राजस्व प्राप्तियां है, जिसको हम लोग लोक प्राप्ति कहते हैं, वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और लोक प्राप्ति में हम लोग 2 चीज़ों को शामिल करते हैं, एक तो है आपका राजस्व प्राप्ति, एक आपका पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व और आपका गैर कर राजस्व, ये पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ लिए हैं। कर राजस्व में ना आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पे ही सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सिलेबस में तो नहीं है, बट उसके बारे में हल्का हल्का हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पूंजीगत प्राप्ति के बारे में, और पूंजीगत प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत प्राप्ति पढ़ना पड़ेगा। पूंजीगत प्राप्ति के बारे में क्या बोला जा रहा है वो देखिए। जैसे हम लोग राजस्व प्राप्ति में क्या बोले कि वहाँ पे देनदारियों में किसी भी प्रकार का वृद्धि हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। वहाँ पे परिसंपत्ति में पूंजी में किसी प्रकार का वृद्धि हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। फिर राजस्व प्राप्ति को 2 भागों में बांटे, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। दोनों में देखिए कि आपका लायबिलिटी यानी कि देनदारी में वृद्धि हो रहा है क्या? नहीं। दोनों में पूंजी और परिसंपत्तियों में वृद्धि हो रहा है क्या? नहीं। वृद्धि नहीं मतलब हाँ कमी सॉरी यानी क्या बोले हम कि देनदारियों में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हो रहा है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों को शामिल करके बोल रहे हैं कि लायबिलिटी यानी कि दायित्व में
किसी प्रकार का यानी कि देनदारियों में किसी प्रकार का वृद्धि नहीं हो रहा है, और परिसंपत्तियों में पूंजी के निर्माण में किसी प्रकार का कमी हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप पूंजीगत प्राप्तियों की बात करोगे तो यहाँ पे आपका चीज़ें उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे आपको देनदारियों में वृद्धि देखने को मिलेगा, या फिर सरकार की परिसंपत्तियों में या फिर पूंजी में कमी देखने को मिलेगा। दोनों में कोई चीज़ एक ना एक चीज़ हो जाएगा। या तो देनदारी वही रहेगा लेकिन परिसंपत्ति घट जाएगा, या फिर देनदारी में ही वृद्धि हो जा रहा है और परिसंपत्ति वही रहेगा। अगर दोनों वही, इन दोनों में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, ना ही देनदारी बढ़ा ना ही परिसंपत्ति घटा, तो आपका राजस्व प्राप्तियाँ। लेकिन अगर जैसे ही देनदारी बढ़ गया और आपका परिसंपत्ति घट गया या कुछ भी उल्टा हो गया, तो आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ में शामिल हो जाएगा। यानी दोनों में कोई भी फुलफिल करे, यानी कि देनदारी बढ़े और परिसंपत्ति घट जाए, या फिर देनदारी घटे और परिसंपत्ति बढ़ जाए, तो कुछ भी होगा तो वो आपका पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की वैसी प्राप्तियाँ होती हैं जो या तो सरकार के देनदारियों में वृद्धि कर दे, या फिर सरकार के परिसंपत्तियों में या फिर सरकार के पूंजी निर्माण में कमी ला दे। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ मतलब वैसी प्राप्तियाँ जो सरकार की देनदारियों में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, यह सरकार के परिसंपत्तियों में कमी कर दे, तो उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं। और पूंजीगत प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपका है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा है आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसके बारे में देखना है क्या क्या है क्या क्या नहीं। सो जो है आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, डेप्ट मतलब क्या होता है, ऋण। क्या होता है, ऋण होता है। तो बोला जा रहा है कि डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इसमें क्या होता है, ऋण के भार में वृद्धि होगा और देनदारी में भी वृद्धि होगा, बट गवर्नमेंट के परिसंपत्ति में कमी कभी नहीं होगा। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में क्या बोले हैं कि ऋण के भार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, देनदारियों में भी वृद्धि हो जाएगा, बट गवर्नमेंट के परिसंपत्ति में और पूंजी में कमी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा क्या बोले हैं, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसमें बोला जा रहा है कि सरकार का जो देनदारी है इसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन परिसंपत्ति में और पूंजी निर्माण में क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। तो पूंजीगत प्राप्ति को दो भागों में बांटा गया है, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में बोला जा रहा है कि सरकार का जो है मतलब ऋण के भार में वृद्धि होगा, देनदारियों में वृद्धि होगा, परिसंपत्ति में कमी नहीं होगा। लेकिन नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में बोला जा रहा है कि सरकार की देनदारियों में कमी नहीं हो रहा है, लेकिन परिसंपत्तियों में कमी हो जाएगा। समझे? इसको हम लोग और भी समझेंगे। एक बार इसको ठंडे दिमाग से सोचेगा तुरंत समझ में आ जाएगा। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोले हम, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। इसका हिंदी क्या है वो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बोला जा रहा है कि सरकार के वैसी प्राप्तियां जो सरकार के देनदारियों में वृद्धि करती है किंतु सरकार के परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करती है। जैसे भारत सरकार का विदेशी ऋण, भारत सरकार विदेशी बाजार से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण प्राप्त करता है, जिसे डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब पहला कॉन्सेप्ट कि सरकार का वैसा रिसिप्ट यानी कि वैसा प्राप्तियां जिससे सरकार के देनदारी यानी कि लायबिलिटी में वृद्धि हो रहा है, सरकार के ऋण के भार में वृद्धि हो रहा है, बट सरकार के परिसंपत्ति में और पूंजी निर्माण में किसी भी प्रकार का कमी नहीं हो रहा है। देनदारी बढ़ रहा है, परिसंपत्ति चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अब बोला जा रहा है कि भारत सरकार को जो भी विदेशी ऋण मिल रहा है तो उसको हम लोग डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल करेंगे। अब विदेशी ऋण भी आपका दो प्रकार से है। एक तो आप विदेशी देशों से सहायता ले लो और दूसरा आप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता ले लो, तो वो सभी आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा, क्योंकि आपको वो पैसा चुकाना भी है। तो ऐसे में सरकार की देनदारी में वृद्धि हो रहा कि नहीं हो रहा है, यानी कि आपको पैसा भी चुकाना है, यानी मूलधन भी चुकाना है और साथ ही साथ आपको ब्याज भी देना है। तो ये आपका देनदारी में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, वृद्धि हो गया।
लेकिन इससे आपका परिसंपत्ति घटा क्या? नहीं घटा। अब बोला जा रहा है कि सरकार को विदेशी बाजार से, यानी कि जो भी आपका फॉरेन जो मार्केट है वहाँ से आपका द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय ऋण प्रदान होता है। द्विपक्षीय मतलब कि दो देशों से अगर मिल गया, मतलब दो देशों के बीच में आप और रशिया मिल के डिसाइड किए और रशिया से आप पैसा लिए, वो हो गया द्विपक्षीय। अब बहुपक्षीय हो गया, अब बहुत सारे देशों से ले लिए, या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए जो कि बहुत सारे देशों का समूह है, मतलब कि संस्थाओं बहुत सारे देशों को मिलाकर बना हुआ है ना, तो वो हो गया आपका बहुपक्षीय। तो भारत जो है वो, भारत सरकार विदेशी बाजार में देखोगे तो विदेशी बाजार से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण लेता है या ऋण प्रदान करता है, प्राप्त करता है, जो कि आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल होगा। और डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इसमें आपका देनदारी में वृद्धि हो रहा है, यानी कि आपको ब्याज भी देना है, मतलब मूलधन तो देना ही देना है लेकिन आपको ब्याज भी देना है। 500 करोड़ रुपये लिए और उसका ब्याज हो गया 50,000 करोड़, तो 500 करोड़ मूलधन तो देना ही है, साथ ही साथ आपको 50,000 करोड़ जो ब्याज है वो भी देना है, यानी कि देनदारी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी हाँ। नेक्स्ट चीज़ बोला जा रहा है कि आरबीआई भारत सरकार के बदले बॉन्ड एंड प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण एकत्रित करता है। तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण एकत्रित करता है। तो आरबीआई क्या करता है? बॉन्ड बेच देता है, प्रतिभूति यानी कि जो भी आपका बॉन्ड एंड सिक्योरिटी है वो बेच देता है, और उसको बेचकर जो भी पैसा प्राप्त करता है यानी कि ऋण प्रदान करता है, उसको हम लोग घरेलू ऋण कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक डेब्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पोस्ट ऑफिस खाताओं को, यानी कि जो भी आपका छोटी बचत है इसको शामिल करते हैं, भविष्य निधि यानी कि प्रोहिबिडेंट फंड को शामिल करते हैं, इन सभी खाताओं में जमा होने वाले फंड को शामिल किया जाता है। इसी में हम लोग अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान बीमा पत्र, इस तरह का जितना भी हम लोग छोटे बचत कर रहे हैं वो सभी आपका इसमें शामिल हो जा रहा है। लोक उधार में आपका दो तरह का बताया गया था ना, कि एक तो आपका घरेलू लोक उधार है और एक आपका विदेशी लोक उधार है। घरेलू लोक उधार भी आपका दो तरह से है, एक तो आपका गवर्नमेंट मतलब सॉरी आरबीआई मीडिएटर का काम करेगा, मध्यस्थ का काम करेगा, और आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बदले में बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचेगा घरेलू मार्केट में और उससे पैसा प्राप्त करके वो सरकार को दे देगा। और दूसरा बोले हैं यहाँ पे आरबीआई जैसा कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा, सरकार जो है जनता का पैसा सीधे, जो छोटी बचतें में पैसा जो जमा कर रहे हैं जनता लोग, वो पैसा डायरेक्ट ले लेगा, समझे। और इसी को ही हम लोग लघु बचत यानी कि स्मॉल सेविंग भी कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, विकास किसान बीमा या किसान विकास पत्र, ये सभी में जो हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं वो सभी आपका इसी में ही शामिल हो जाएगा। समझ में आया लैन? जी हाँ। लघु बचत भी सरकार के ऊपर ऋण यानी कि ऊपर लोन होती है। तो जो भी लघु बचत होता है ना, स्मॉल सेविंग से अगर सरकार पैसा ले रहा है तो वो भी एक प्रकार से हम लोग सरकार को ही लोन दे रहे हैं, जिस कारण इसे डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। यानी कि अगर लघु बचत में हम लोग जो भी पैसा जमा कर रहे हैं, स्मॉल सेविंग में जो भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं छोटी बचत, वो पैसा हम लोग सरकार को लोन दे रहे हैं, लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं। हम लोग पैसे जमा करते जा रहे 20 साल के लिए, 20 साल के बाद हमको सरकार उसमें कुछ अलग से और भी नया ऐड करके इंटरेस्ट के साथ पैसा दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि लघु बचत सरकार को हम लोग पैसा दे रहे एक तरह से, हम लोग सरकार को भी लोन दे रहे एक तरह से, वो दीर्घकालिक है। और इस कारण से देखिए कि जो आपका लघु बचत जो है, स्मॉल सेविंग्स जो है, छोटी बचतें जो है, इनको भी डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। जितना हम लोग जितना पैसा वहाँ जमा किए उससे हम लोग को ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, तो मूलधन के साथ साथ ब्याज के रूप में हम लोग को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी हाँ। तो इससे सरकार की देनदारी में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जैसे ही सरकार की देनदारी में वृद्धि हो जाएगा उसको हम लोग पूंजीगत राजस्व में शामिल कर देंगे, और इसमें भी हम लोग डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल कर देंगे। और देनदारी में अगर वृद्धि नहीं होगा बट परिसंपत्ति घट जाएगा तो उसको हम लोग नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल कर देंगे। सिंपल सी बात, समझ में आ गया? फिर से एक बार ये लाइन हम पढ़ देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बोला जा रहा है कि आरबीआई भारत सरकार के बदले में बॉन्ड एंड सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड एंड प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण एकत्रित करता है, जिसे घरेलू ऋण कहा जाता है, और इसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस खाताओं को एवं भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड को, इन सभी में खाताओं में जमा होने वाले फंड को शामिल किया जाता है, जिसे लघु बचत यानी कि स्मॉल सेविंग छोटी बचत कहा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र। लघु बचत भी सरकार के ऊपर ऋण यानी कि लोन होती है, जिस कारण इन्हें डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। ठीक है।
नोट हम लोग अगर स्मॉल सेविंग में पैसे जमा करते हैं तो वो सभी आपका किससे जुड़ जाता है, तो आपका जो है वो नेशनल सेविंग स्कीम से जुड़ जाता है, यानी कि इसमें हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, ये जुड़ जाता है और ये आपका पब्लिक अकाउंट का भाग होता है। और जो आपका नेशनल सेविंग जो स्कीम है, यानी कि राष्ट्रीय बचत जो ये स्कीम है, योजना है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। और इसमें हम लोग जो भी पैसे जमा कर रहे हैं वो अभी आपका किसका भाग होता है? पब्लिक अकाउंट का भाग होता है। और अकाउंट भी आपका यहाँ पे देखिए 3 तरह से हो जाएगा आपका: संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। और लोक लेखा निधि को हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, यानी कि ये पब्लिक अकाउंट इसका भाग है। संचित निधि को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, और आकस्मिक निधि को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी फंड, और लोक लेखा निधि को हम लोग बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। और ये जो पैसा जमा कर स्मॉल सेविंग में, वो आपका स्मॉल सेविंग का जो पैसा है वो आपका पब्लिक फंड में जमा होता है, यानी कि लोक लेखा निधि में जमा होता है। समझ में आ गया ये लाइन? ये तीनों आपको पॉलिटी में पढ़िएगा, वहाँ से आप इसको कोरिलेट कीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बट इसको आप एक बार देख लोगे ना तो फिर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गया, जिसमें देनदारी में वृद्धि हो रहा है, लायबिलिटी में वृद्धि हो रहा है, बट सरकार के परिसंपत्ति में कमी किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा? सरकार के लायबिलिटी में यानी कि देनदारी में कमी नहीं होगा, मतलब जो है जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन सरकार के परिसंपत्तियों में कमी हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, इसके बारे में देखेंगे। और ये हम लोग इम्पॉर्टेंट है ये सभी कुछ, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, एक दो बार। एक बार अभी हम वीडियो बना दिए, इसको आप एक दो बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक दो बार केवल एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब 3 से 4 रिवीजन कर लीजिएगा इसका ना, तो ये सभी चीज़ें जो है ना वो आपका कंठस्थ हो जाएगा, एकदम रटा हुआ हो जाएगा, याद हो जाएगा ये सभी चीज़ें। और उसके बाद याद करने के बाद लास्ट में आप इसको जो है ना इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बनाइए ना, जैसे हम इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाएंगे आपको लगभग 80 क्लास में, 70 से 80 क्लास में हम बताएंगे, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेपर 5। और 70 से 80 क्लास का जो है ना, हर क्लास का एक एक पेज में शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। तो 70-80 क्लास में 70-80 पेज में आप पूरा शॉर्ट नोट्स को रेडी कर लीजिएगा, और उसी शॉर्ट नोट्स को ही जो है वो आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, और तब आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं भी परेशानी नहीं होगा। आप मेरी बात को समझिए ना तो दिक्कत नहीं होगा। तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि सरकार के वैसे प्राप्तियां जो सरकार के देनदारियों में वृद्धि नहीं करती है, यानी कि सरकार का देनदारी में यानी कि लायबिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी वृद्धि नहीं करता है, किंतु परिसंपत्तियों में तो कमी ला देगा भैया। तो लायबिलिटी जस का तस है, लेकिन परिसंपत्ति घट गया तो आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। वहीं देनदारी बढ़ गया और परिसंपत्ति जस का तस रहा तो आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो बोला जा रहा है सरकार के वैसी प्राप्तियां जो सरकार की देनदारियों में वृद्धि नहीं करती है किंतु परिसंपत्तियों में कमी लाती है, या सरकार के ऋण भार में वृद्धि नहीं करती है, इनके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोतों या फिर प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। यानी कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में किसको किसको शामिल किया जा रहा है वो देखिए। ऋण का पुनर्भुगतान अगर कोई किया है तो ऋण का जो पुनर्भुगतान जो किया जा रहा है तो वो पैसा किसको मिलेगा? तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। इसमें आपका परिसंपत्ति घट गया लेकिन आपका देनदारी बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो ऋण का अगर पुनर्भुगतान कर रहे हैं मीन्स मूलधन वापस करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, किसे? तो विदेशी राज्यों को या फिर भारतीय राज्यों को। अच्छा देखिए, ऐसा अगर हम लोग विदेशों से अगर हम लोग सहायता लिए तो हम लोगों को मूलधन भी देना पड़ेगा, हम लोगों को ब्याज भी देना पड़ेगा। जो हम मूलधन जो देंगे वो आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा, लेकिन जो हम ब्याज देंगे वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि गैर कर राजस्व में चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग भारत का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, मतलब कि मोदी जी अगर झारखंड सरकार को पैसा दिए तो झारखंड सरकार ऐसे में मूलधन भी चुकाएगा और साथ ही साथ ब्याज भी चुकाएगा। तो जो मूलधन का जो पैसा है वो आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, लेकिन जो आपका ब्याज का पैसा है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट में जाएगा। विधानसभा वाले राज्य
यानी कि जो भी आपका तीन को तो है, ये है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा वाले, सॉरी विधानसभा वाले राज्य 28 के 28 हो। अब विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश तीन को कौन कौन है? दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इसको भी हम लोग लोन देते हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि जो भी वैधानिक संस्था है, जैसे कि एनजीटी मतलब ग्रीन मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, ये हो गया। यूपीएससी, जेपीएससी, मानवाधिकार आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्था है। लेकिन वैधानिक संस्था जो संविधान में नहीं है बट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जैसे कि आरबीआई। संवैधानिक मतलब सॉरी स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं? वैधानिक संस्था। तो वैसे संस्था जो संविधान में नहीं है बट उसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका वैधानिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एनजीटी, यूपीएससी, जेपीएससी, मानवाधिकार आयोग, ये सभी आपका संवैधानिक संस्था है। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवैधानिक क्या है, वैधानिक क्या है, सांविधिक संस्था क्या है, ये सभी बारे में आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, नहीं तो बहुत दिक्कत है फिर। ऋण का अग्रिम का पूरा भुगतान, ये नहीं पुनर्भुगतान, ये छोड़िए। ऋण का पुनर्भुगतान मतलब क्या? ऋण का पुनर्भुगतान यानी कि जो भी पैसा लिए हैं तो वो मूलधन को आपको चुकाना होगा। तो ये सभी आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा पैसा, समझे? जी हाँ। अब इसी के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान विदेशी राज्य, देखो केंद्र सरकार को ऋण का और साथ ही साथ अग्रिम का जो है पुनर्भुगतान, ऋण का और अग्रिम का पुनर्भुगतान यानी कि ब्याज का भी पैसा मिल रहा है और जो मूलधन का जो पैसा मिल रहा है वो आपको विदेशी राज्य, भारतीय राज्य, विधानसभा वाले, केंद्र शासित प्रदेश, लोक उपक्रम और वैधानिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यानी जिसको लोन दिया, अगर वो विदेशी राज्य को लोन दिया तो विदेशी राज्य से आपको ऋण भी मिलेगा और अग्रिम का भी पुनर्भुगतान मिलेगा, यानी कि मूलधन भी मिलेगा और आपको ब्याज भी मिलेगा। लोक उपक्रम को दिया तो वहाँ से भी आपका ऋण और अग्रिम का पुनर्भुगतान होगा, यानी कि वहाँ से भी आपका मूलधन भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। और इनको जो है वो हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल करते हैं। किसमें? तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल करते हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल और भी आप देख लीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। दूसरा बोला जा रहा है विनिवेश। तो बोला जा रहा है कि लोक परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किए, यानी कि आप चीज़ों को गवर्नमेंट से आप प्राइवेट कर दे रहे हैं, यानी प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, उसी को हम लोग विनिवेश कहते हैं। देखिए, अगर किसी भी संस्था में, किसी भी लोक उपक्रम में अगर सरकार का हिस्सेदारी 51% है तो उसको हम लोग बोलेंगे सरकारी लोक उपक्रम, यानी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट। और वहीं अगर वो 51% से ज़्यादा अगर प्राइवेट का हिस्सेदारी है तो वो आपका विनिवेश कहलाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण कर देना। मीन्स हम पैसा लिए, सोना लिए, अच्छा सॉरी ये हो गया विनिवेश। अच्छा देखो, लोक परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करना ये आपका विनिवेश कहलाता है। एग्जाम्पल एक यहाँ पे चीज़ समझिए, बोला जा रहा है कि हम पैसा दिए और सोना लिए, हम गए मार्केट में गए, उसको वहाँ पे हम पैसा दिए और बदले में सोना लिए। पैसा दिए वो आपका लिक्विड फॉर्म में था, उसके बदले में हमको वस्तु के रूप में हमको सोना मिला। तो लिक्विड से उसको हम गुड्स में, यानी कि लिक्विड से उसको हम वस्तु में बदल दिए। यहाँ पे पैसा जो है वो मेटल धातु में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे मुद्रीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो लिक्विडाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट। अच्छा ये हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो इसमें आप परेशान मत होइएगा। कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग? जब औद्योगिकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ों को एक एक करके देखना पड़ेगा। केवल विनिवेश का मतलब समझिए ना कि चीज़ों को प्राइवेट कर देना। 51% ज़्यादा हिस्सेदारी अगर प्राइवेट सेक्टर का है तो वो आपका विनिवेश कहलाएगा, बस इतना याद रखिए। तो जब आप विनिवेश करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, तो वो पैसा जो है वो आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा। सरकार को पैसा आप बेच रहे हो, मतलब सरकार अगर कोई भी सरकारी चीज़ बेच रहे हो तो पैसा मिलेगा ना, वो आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में शामिल होगा, बस इतना ही जानिए। बाकी उसके बारे में आप देखेंगे। बोला जा रहा है कि जब सरकार अपने एसेट का तरलीकरण करता है या फिर मुद्रा में उसको परिवर्तित करता है तो उसे ही विनिवेश कहते हैं। तो सरकार अपने एसेट का, यानी कि अपने संपत्ति का तरलीकरण कर दिया, यानी कि उसको बेच दिया, तो उसका तरलीकरण कर दिया, यानी कि लिक्विडाइजेशन कर दिया, उसको फिर करेंसी में, मुद्रा में परिवर्तित कर दिया। सरकार का ज़मीन था, उसको बेचकर वो पैसा कमाया, यानी कि मुद्रा में उसको परिवर्तित कर दिया, तो वही आपका विनिवेश कहलाएगा।
और यहाँ बोला जा रहा है कि विनिवेश जो है वो सरकार अपनी परिसंपत्तियों को कन्वर्ट करेगा मुद्रा में। सिंपल सी बात है, सरकार बेच दे रहा है, 51% ज़्यादा हिस्सा बेच दिया तो वो सरकार वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी कि उसको बेचकर वो पैसा कमा लिया, तो वो पैसा को हम लोग इसी में शामिल करेंगे, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटलशिप में। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट का ज़मीन था HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि रांची ध्रुवा में है। इसको गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को बेच दिया और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी क्या किया, सेल सिटी बनाया। अब ये व्यक्ति यहाँ पे खरीद सकते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट विनिवेश किया है तभी ना, यानी कि उसको बेच दिया है तभी ना, और संपत्ति से इसको चेंज कर दिया कि इसमें मुद्रा में। तो सरकार का जो भी संपत्ति है, परिसंपत्ति है, जो भी एसेट है, उसको सरकार मुद्रा में कन्वर्ट कर देता है, तो वही आपका विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखा तो आपका सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट कहलाएगा। लेकिन अगर सरकार 51% ज़्यादा हिस्सेदारी बेच दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसको हम लोग बोलेंगे निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। वही कहलाएगा आपका विनिवेश, और वही कहलाएगा आपका सरकारी के प्राइवेट PSU। समझे। यहाँ पे कुछ और भी बातें बताई जा रही है कि लोक परिसंपत्तियों का तरलीकरण करना यानी कि लिक्विडाइजेशन करना या फिर उसका मौद्रिकरण करना यानी कि मोनेटाइजेशन करना। तो लोक परिसंपत्तियों का तरलीकरण या मौद्रिकरण यही यानी कि लिक्विडाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट, या पार्शली करो या फिर फुल करो, तो कुछ भी बेचे या फिर पूरा भी बेचे तो आपका विनिवेश कहलाएगा। यानी कि लोक परिसंपत्तियों का आप अगर तरलीकरण कर रहे हो, लिक्विडाइजेशन कर रहे हो, या फिर उसका मौद्रिकरण यानी कि मोनेटाइजेशन कर रहे हो, या फिर आप उसका पार्शली मोनेटाइजेशन करो या लिक्विडाइजेशन करो, या फिर फुल्ली मोनेटाइजेशन करो या लिक्विडाइजेशन करो, वो आपका विनिवेश कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है कि गोल्ड, लैंड, कंपनी, ये सब गवर्नमेंट का परिसंपत्ति है। भूमि हो गया, सोना हो गया, और जितना भी सरकारी कंपनी है वो सभी गवर्नमेंट का परिसंपत्ति हो गया। इसका कुछ भाग बेचे तो विनिवेश कहलाएगा, तथा विनिवेश बेचना जो है अगर वो 51% से अगर अधिक बेच दिया तो ये आपका निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। समझिए, अगर सरकार जो है सरकारी भूमि का 20% हिस्सा वो बेच दे तो वो आपका विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो 51% अगर हिस्सा बेच देगा तो ही आपका निजीकरण यानी कि ये प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ गया। और 51% को अगर बेच रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रणनीतिक विनिवेश कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कोई भी सरकार अगर 51% परिसंपत्ति का मौद्रिकरण कर रहा है या फिर उसका तरलीकरण कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रणनीतिक विनिवेश यानी कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जो है वो जानकारी होना चाहिए। तो बस इसी तरह से आप चीज़ों को देखते हुए जाइए ना, तो परेशानी आपको जो है वो नहीं होगा। मेरी बात को मानिए आप, परेशानी आपको नहीं होगा। तो विनिवेश मतलब समझ में आ गया। ये सारा आपका बेसिक था, इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो ये सभी चीज़ें आपको पता हो जाएगा। और ये सभी बेसिक विषय आपको ये सभी जानकारी होना चाहिए। तो विनिवेश क्या है, सरकार अपना कुछ अगर पार्शियल अपना हिस्सा बेचे, उसका वो लिक्विडाइजेशन कर दे या फिर उसका मौद्रिकरण कर दे यानी कि मोनेटाइजेशन कर दे, तो वो आपका विनिवेश कहलाएगा। और वहीं अगर 51% से अगर ज़्यादा बेच दिया तो उसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, उसी को हम लोग निजीकरण कहते हैं, और उसी को रणनीतिक विनिवेश भी कहलाता है यानी कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। विनिवेश कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि केंद्रीय लोक उपक्रमों से यानी कि सेंटर का जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, इससे विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्त जो भी पूंजी हो रहा है, इसको भी हम लोग नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट में शामिल करेंगे। समझ में आ गया। और यहाँ तक जो है वो आपका रिवेन्यू टॉपिक यानी कि जो आपका राजस्व वाला टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है। राजस्व वाला टॉपिक यानी कि आपका राजस्व प्राप्तियाँ कंप्लीट, राजस्व प्राप्ति यानी कि लोक प्राप्तियाँ वाला टॉपिक कंप्लीट। और लोक प्राप्तियाँ में हम लोग राजस्व प्राप्तियाँ भी पढ़ लिए हैं और हम लोग पूंजीगत प्राप्तियाँ भी पढ़ चुके हैं। और ये आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियाँ, ये दोनों चीज़ हम लोग जब पढ़ चुके हैं तो आपका जो है वो आपका लोक वित्त वाला जो टॉपिक था ना, लोक राजस्व, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे जाकर। समझे ना मेरी बात को। तो लोक राजस्व वाला जो टॉपिक है यहाँ पे जाकर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। और काफ़ी बड़ा था ये टॉपिक,
और इसको समझने में थोड़ा हम लोगों को टाइम लग भी गया था। तो ये जो है वो आपका रिवेन्यू वाला टॉपिक यानी कि राजस्व वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वो है आपका लोक व्यय के बारे में। और लोक व्यय के ऊपर बाकायदा एक आपका पूरा टॉपिक भी दिया हुआ है, बाकायदा जो है वो आपको एक टॉपिक पूरा दिया हुआ है लोक व्यय के रूप में। और वो टॉपिक आपको अलग से सिलेबस में पढ़ना भी है। टॉपिक नंबर 7 लोक व्यय है, यानी कि सार्वजनिक व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसको भी आपको डिटेल से देखना होगा। सब इसी का ही पार्ट है। लोक वित्त, सार्वजनिक व्यय, फिस्कल पॉलिसी, बजट, सब एक ही टॉपिक का ही पार्ट है। उसको अलग अलग दे दिया है सिलेबस में बस। बट लेकिन सभी चीज़ देखिएगा कि सभी जो है वो एक ही चीज़ है, सभी जो है वो एक ही है। समझे ना मेरी बात को? जी हाँ। तो यहाँ तक आपका जो है वो पब्लिक रिवेन्यू यानी कि लोक प्राप्तियाँ वाला जो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब लोक प्राप्तियों के बाद हम लोगों को लोक उधार यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है। तो बोला जा रहा है कि ये हम लोगों को 2 जगह पे पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोगों को इसका जो है वो राजकोषीय नीति में इसके बारे में हल्का सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। और इसके बारे में डिटेल से एगो लोक व्यय का नाम से एगो ग्रुप ए में एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है। तो वहाँ से भी इसको हम लोग अलग से वहाँ पे भी हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। तो आपको वहाँ से भी इसको कोरिलेट करना पड़ेगा, समझे ना। इसके बारे में बोला जा रहा है कि एक याद रखिएगा कि बेनामी परिसंपत्ति अधिनियम आया था 2016 में। तो बेनामी परिसंपत्ति अधिनियम आया था 2016 में। तो इस तरह का फैक्ट आपको पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सभी को आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लोक व्यय मतलब क्या होता है? सरकार का जो व्यय है, सरकार जो खर्चा कर रहा है वही आपका लोक व्यय कहलाता है। और लोक व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपका राजस्व व्यय और एक आपका पूंजीगत व्यय। जैसे आपका लोक प्राप्तियाँ था 2 प्रकार के, एक आपका राजस्व प्राप्तियाँ और एक आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ। सेम उसी तरह ही, ठीक उसी तरह ही लोक व्यय भी आपका 2 प्रकार का है, एक आपका राजस्व व्यय है और एक आपका पूंजीगत व्यय है। समझे कि नहीं समझे? तो भारत के लोक व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्व व्यय में और आपका पूंजीगत व्यय में। यहाँ बोला जा रहा है कि लोक व्यय 2 भागों में बांटा गया है, राजस्व व्यय और आपका पूंजीगत व्यय के रूप में। राजस्व व्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, पैसा कहाँ से पैसा आ रहा है और पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, यही 2 चीज़ पता चलेगा आपका इससे। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, यही दोनों चीज़ के बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा। समझे ना? पहले हम लोग विकासात्मक व्यय को देखते हैं, उसके बाद हम लोग गैर विकासात्मक व्यय के बारे में देखेंगे। विकासात्मक राजस्व व्यय क्या होगा? तो बोला जा रहा है कि पैसा राजस्व प्राप्ति से आ रहा है तथा खर्च परिसंपत्तियों के निर्माण में या फिर पूंजी के निर्माण में हो रहा है। राजस्व प्राप्ति से पैसा आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताया जा रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है वो याद रखना है और पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है वो याद रखना है। तो विकासात्मक राजस्व व्यय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है? राजस्व प्राप्ति से आ रहा है। और राजस्व प्राप्ति में भी 2 प्राप्ति है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति, ये आ रहा है। इसके अलावा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है? तो परिसंपत्तियों के निर्माण में हो रहा है, यानी कि पूंजी के निर्माण में हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विकासात्मक राजस्व व्यय। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट टैक्स लिया आपसे, तो टैक्स लिया तो वो पैसा कहाँ से आया? राजस्व प्राप्ति से आया। वो रोड बनवाया तो ये रोड बनवाया तो ये क्या किया? आपके परिसंपत्तियों का निर्माण किया, तो ये आपका विकासात्मक राजस्व व्यय हो जाएगा। क्लियर? इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में इसमें भी 2 चीज़ें जानने हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है। तो गैर विकासात्मक राजस्व व्यय में जो पैसा है वो भी आपका राजस्व प्राप्ति से ही आ रहा है, यानी कि टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट से ही पैसा आ रहा है। बट ये जो पैसा जो खर्च हो रहा है वो आपका गैर विकासात्मक कार्यों में खर्च हो रहा है, तो इसको हम लोग गैर विकासात्मक व्यय कहेंगे। अगर पैसा राजस्व आय से यानी कि राजस्व प्राप्ति से पैसा आ रहा है लेकिन वो परिसंपत्तियों के निर्माण में खर्च हो रहा है तो वो आपका विकासात्मक राजस्व व्यय है। और वहीं पैसा राजस्व प्राप्ति से आ रहा है लेकिन वो आपका परिसंपत्तियों के निर्माण में खर्च नहीं हो रहा है, यानी कि वो आपका गैर विकासात्मक कार्यों में लग रहा है,
तो वो आपका गैर विकासात्मक व्यय कहलाएगा। हम ये लैंग्वेज के फॉर्म में इसको याद कीजिएगा ना, तो कभी जीवन में याद नहीं होगा, लिख के दे रहे हम। इसको आप अपने स्तर पे केवल इसको थिंक कीजिएगा, सोचिएगा ना एक दो बार चीज़ों को, तो आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है गैर विकासात्मक और विकासात्मक का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिसका उपभोग यानी जिसका कंज्यूम हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो आपका गैर विकासात्मक व्यय कहलाएगा। जिसका उपभोग हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो आपका गैर विकासात्मक व्यय कहलाएगा। और जहाँ पे पूंजी का निर्माण हो रहा है वो आपका विकासात्मक व्यय कहलाएगा। जहाँ से कोई पूंजी हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, जैसे देखो गैर विकासात्मक व्यय, हम लोग खाना मंगाए, खा पी के टैट हो गए, तो आपका गैर विकासात्मक व्यय हो जाएगा। लेकिन हम मार्केट गए और मार्केट से कुछ ऐसा चीज़ खरीदे जिससे हम लोग का भविष्य में पूंजी का निर्माण हो रहा है। हम मार्केट गए और मार्केट से हम जो है वो कुछ चीज़ खरीदे जिससे हमारा पूंजी का निर्माण हो रहा है, तो वो आपका विकासात्मक व्यय कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम याद नहीं कर पा रहे अभी, तो आप इसको एक बार रेट कीजिएगा। तो जिसका उपभोग हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो आपका गैर विकासात्मक कहलाएगा। खाना खरीदे, खा लिए, पेट भर गया, ख़त्म, वो चीज़ ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदे, कॉपी किताब खरीदे, उसको पढ़ रहे हैं, उसे चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो वो आपका विकासात्मक व्यय है। समझे ऐसा। फिर बोला जा रहा है कि राजस्व व्यय ना तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि करता है, ना ही सरकार के परिसंपत्तियों में कमी करता है। तो जो आपका राजस्व जो व्यय है, राजस्व व्यय यानी कि लोग जो व्यय है वो सरकार की देनदारियों में किसी भी प्रकार का वृद्धि भी नहीं करता है, ना ही कोई कमी करता है। यानी कि इसका प्रकृति कैसा है, तो इसका प्रकृति है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट के जैसा। दूसरे शब्दों में राजस्व व्यय सरकार के परिसंपत्तियों एवं देनदारी स्थिति को प्रभावित नहीं करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है आपका जो आपका राजस्व व्यय है वो सरकार के परिसंपत्तियों को और सरकार का जो देनदारी है, ये वाला जो कंडीशन है, इसको वो किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़खानी नहीं करता, यानी कि उसको प्रभावित नहीं करता है। साथ ही साथ यह अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता में वृद्धि करता है। क्या करता है ये विकासात्मक व्यय? विकासात्मक व्यय नहीं, मतलब जो आपका राजस्व व्यय है वो क्या करता है, सरकार के मतलब वो बोलता है ये क्या करता है, राजस्व व्यय ये अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता को ये बढ़ाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म इफिशियंसी को बढ़ाता है, क्योंकि इनका उपयोग विकासात्मक कार्यों में सामान्यतः नहीं किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो आपका गैर विकासात्मक कार्यों में किया जा रहा है, इसीलिए ये अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक क्षमता को बढ़ाता है। किंतु वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा राजस्व व्यय का उपयोग विकासात्मक कार्यों में भी किया जा रहा है, जिसके आधार पर राजस्व व्यय को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा है आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। तो पहले राजस्व व्यय क्या है उसके बारे में परिभाषा दिया गया, पीछे समझाया गया खाली बेसिक, यहाँ पे उसका राजस्व व्यय का परिभाषा दिया गया। और राजस्व व्यय का परिभाषा देने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखें, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, विकासात्मक राजस्व व्यय और आपका दूसरा गैर विकासात्मक राजस्व व्यय, इसको बांटा गया है। फिर बोला जा रहा है कि इसके बारे में इसको आगे सर डिटेल से पढ़ाएंगे। इसको जब हम लोग राजस्व व्यय वाला जो टॉपिक जो है ना वहाँ पे देखेंगे तो उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये आप राजस्व व्यय वाला टॉपिक को यहाँ पे आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे आप उसको छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे उसको पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्व व्यय यानी कि लोक व्यय वाला टॉपिक हम लोग आगे पढ़ना ही है, तो वहाँ से उसको रिलेट करोगे ना, यहाँ पे क्यों पढ़े, ऐसा भी है। तो उच्च गैर विकासात्मक राजस्व व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को प्रदर्शित करता है। तो जो अगर आप ज़्यादा गैर विकासात्मक व्यय कर रहे हो, यानी कि अगर ज़्यादा आप उच्च गैर विकासात्मक राजस्व व्यय कर रहे हो, तो ये आपका अर्थव्यवस्था का आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। यानी कि आपके यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, कुपोषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, भुखमरी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके यहाँ पे बहुत ही कम गैर विकासात्मक राजस्व व्यय हो रहा है, तो ये आपके अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को अच्छा बतलाता है कि आपका यहाँ पे ये आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन बहुत कम है, ये 22 वर्ष हो गया। ठीक है, विकासात्मक व्यय में समझ में आया ये लाइन। तो जो आपका राजस्व व्यय था इसमें हम लोग दो चीज़ों को पढ़े हैं, विकासात्मक राजस्व व्यय और दूसरा आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, वो आपका इसमें जानना था। अगर पैसा राजस्व प्राप्ति से प्राप्त हो रहा है और उसका निर्माण परिसंपत्तियों के निर्माण में हो रहा है या फिर पूंजी के निर्माण में हो रहा है, तो आपका विकासात्मक व्यय कहलाता है। अगर आप ज़्यादा चीज़ों को
बोला जा रहा है कि अगर आपके यहाँ पे गैर विकासात्मक व्यय अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत अच्छे हैं। और अगर पैसा राजस्व प्राप्ति से प्राप्त हो रहा है और अगर आप गैर विकासात्मक कार्यों में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, यानी कि गैर विकासात्मक राजस्व व्यय बहुत ही ज़्यादा हाई है, ये आपके अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। यानी कि दिक्कत तो है भैया फिर आपके यहाँ पे। समझ में आ गया? ये लाइन पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। अब हम लोगों को लास्ट पढ़ना है पूंजीगत व्यय के बारे में। पूंजीगत व्यय आपको बताया गया था कि राजस्व व्यय जो है वो दो प्रकार का है, मतलब ये लोक व्यय जो है वो आपका दो प्रकार का है, एक आपका राजस्व व्यय, एक आपका पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय भी दो प्रकार का है, विकासात्मक राजस्व व्यय और आपका गैर विकासात्मक राजस्व व्यय। अब हम लोग पूंजीगत व्यय के बारे में पढ़ेंगे। पूंजीगत व्यय में क्या बोला जा रहा है कि परिसंपत्तियों का निर्माण तो हो रहा है लेकिन देनदारियों यानी कि लायबिलिटी में कमी हो रहा है। लोन का पैसा इसी में जाता है, पूंजीगत व्यय में जाता है। एग्जाम्पल समझो, ऋण पुनर्भुगतान से देनदारियों में कमी आएगा। यानी कि अगर हम ऋण का पुनर्भुगतान करेंगे तो इससे क्या होगा, देनदारी में कमी होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, कमी होगा। इससे एसेट यानी कि परिसंपत्ति निर्मित होगा क्या? तो नहीं होगा। देन ये गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय है। ये पैसा हम पूंजीगत प्राप्ति से दिए हैं। देखो, जो भी पैसा अगर हम लोग पूंजीगत प्राप्तियों से देंगे, पूंजीगत प्राप्तियों में किसको शामिल किया जा रहा है? डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट को शामिल कर रहे हैं। डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में कैसे पैसे शामिल कर रहे हैं? जिससे आपका देनदारी में वृद्धि हो रहा है और साथ ही साथ आपका परिसंपत्तियों में किसी प्रकार कमी नहीं हो रहा है उसमें। इसके अलावा नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में किसको शामिल करेंगे? जिसमें आपका देनदारी में आपका क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी वृद्धि या कमी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो है परिसंपत्ति जो है वो घट जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और वही बोला जा रहा है, इन दोनों को शामिल किया जाता है पूंजीगत राजस्व में या पूंजीगत आपका आय में। और वही बोला जा रहा है पूंजीगत व्यय में भी इसी को ही शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए व्यय मतलब समझिए कि सड़क का निर्माण किए और इससे सरकार के परिसंपत्तियों में तो वृद्धि हुआ है ना। देखो, हम सड़क बनाए, रोड बना दिए, तो रोड जैसे ही बनाया तो वैसे ही सरकार के परिसंपत्तियों में क्या हो गया? वृद्धि हो गया है। देन ये जो व्यय है वो विकासात्मक व्यय, विकासात्मक पूंजीगत कहलाएगा, बिकॉज पैसा पूंजीगत प्राप्ति से हम लोग खर्च किए हैं। देखो, अगर आप पैसा, देखो यहाँ पे दो चीज़ देखना है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है। तो राजस्व व्यय में जो पैसा है वो राजस्व प्राप्ति से आ रहा है और खर्च आपका विकासात्मक और गैर विकासात्मक में हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग पूंजीगत व्यय की बात करें तो यहाँ पे पैसा पूंजीगत प्राप्ति से प्राप्त हो रहा है और पैसा आपका विकासात्मक और गैर विकासात्मक में खर्च होगा। समझे? ये जो अभी ये लाइन बताया है ना, ये लाइन सबसे दोनों टॉपिक को आप एक बार में रिलेट कर पाओगे। यही लाइन इंपॉर्टेंट है और इसी को ही आपको याद रखना है। ओवरऑल देखिएगा तो जो आपका खर्चा है वो भी आपका दो प्रकार से है, पता चलता है, मतलब कि ये पैसा कहाँ से लिए हैं और पैसा कहाँ पे खर्च किए हैं। तो पैसा अगर हम लोग राजस्व प्राप्ति से लिए हैं तो उसको हम लोग राजस्व व्यय का भाग मानेंगे। अगर पैसा हम लोग पूंजीगत प्राप्ति से लिए हैं तो वो आपका पूंजीगत व्यय का भाग हो जाएगा। अब पैसा खर्च करना है दो ही जगह, या तो आप विकासात्मक कार्य में करो या फिर आप गैर विकासात्मक कार्य में करो। सिंपल सी बात है। यही जो दो लाइन समझा है ना, यही दो लाइन पे पूरा आपका ये कहानी टिका हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि सरकार के ऐसे व्यय यानी कि ऐसे खर्चे जो या तो सरकार की देनदारियों में कमी ला दे या फिर परिसंपत्तियों में वृद्धि कर दे, तो ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। तो सरकार का ऐसा व्यय जो सरकार के लायबिलिटी में कमी ला देगा और साथ ही साथ परिसंपत्तियों में वृद्धि कर देगा, तो उसको हम लोग पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरे शब्दों में पूंजीगत व्यय जो है वो सरकार की देनदारी परिसंपत्ति स्थिति को प्रभावित करता है। तो सरकार का जो लायबिलिटी का जो स्थिति है उसको, मतलब देनदारी को यानी कि लायबिलिटी को और परिसंपत्ति यानी कि एसेट को, दोनों को ये प्रभावित करती है पूंजीगत व्यय। क्यों? क्योंकि आपका देनदारी में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, मतलब देनदारी में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है और परिसंपत्ति में वृद्धि हो रहा है, यानी कि ये दोनों को प्रभावित कर रहा है। तथा अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक क्षमता और आर्थिक समृद्धि दर में भी ये वृद्धि करता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजीगत व्यय आर्थिक प्रगतिशीलता यानी कि इकोनॉमिक वाइब्रेंट को प्रदर्शित करता है। अगर किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो रहा है तो आपका आर्थिक प्रगतिशीलता को दर्शा रहा है। यानी कि अगर आप पूंजीगत व्यय में ज़्यादा खर्च कर रहे हो यानी कि आपका आर्थिक प्रगति हो रहा है, क्योंकि इसके कारण अर्थव्यवस्था के आर्थिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो वितरण और उपभोग बढ़िया होगा और इससे आपका आर्थिक गतिविधि जो है वो बेहतर तरीके से चल पाएगी। इसके बाद पूंजीगत जो आपका व्यय है इसको भी फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है विकासात्मक पूंजीगत व्यय और एक आपका
गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। तो विकासात्मक पूंजीगत व्यय को दो भागों में, ये सॉरी, जो आपका पूंजीगत जो व्यय है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, विकासात्मक पूंजीगत व्यय और दूसरा आपका गैर विकासात्मक पूंजीगत व्यय। इसको आप अपने स्तर पे देखिएगा, सोच लीजिएगा। अगर आप समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, लोक व्यय, यानी कि सार्वजनिक व्यय वाला टॉपिक, और उसमें इन सभी चीज़ों को ही शामिल किया जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका राजकोषीय नीति का जो घटक है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का जो कंपोनेंट है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। फिस्कल पॉलिसी का कंपोनेंट कौन कौन हो गया है? लोक राजस्व, तो लोक राजस्व के लिए राजस्व नीति कंप्लीट, लोक व्यय के लिए व्यय नीति कंप्लीट, लोक उधार के लिए उधार नीति कंप्लीट। ये तीनों को ही हम लोग जो है वो राजकोषीय नीति कहते हैं। ये तीनों कंप्लीट हो गया है। इसमें और भी डाटा ऐड कर लीजिएगा अपने स्तर पे, चीज़ें आसान हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार। और तीनों टॉपिक को जब हम लोग मिला देंगे तो आपका राजकोषीय नीति कहलाएगा। और बजट भी जो है वो आपका राजकोषीय नीति का ही पार्ट होता है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। ये भी आपको समझाया गया था। तो राजकोषीय नीति के बारे में यहाँ तक की बातें हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को राजकोषीय नीति का उद्देश्य देखना है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग पब्लिक फाइनेंस की बात करें, यानी कि लोक वित्त की बात करें, तो लोक वित्त में अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग 4-5 तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पहला हम लोग लोक राजस्व यानी कि पब्लिक रिवेन्यू, दूसरा है लोक उधार और उसका प्रबंधन यानी कि पब्लिक बोरोइंग, तीसरा है आपका लोक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, चौथा है आपका है बजट, और पाँचवा है आपका राजकोषीय नीति। और यही अगर 5 टॉपिक को अगर आप जब पढ़ोगे तो आपका जो है वो लोक वित्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लोक वित्त में हम लोग अभी राजकोषीय नीति वाले पॉइंट को भी ऐड करेंगे, बजट वाले पॉइंट को भी ऐड करेंगे, और लोक राजस्व, लोक उधार, लोक व्यय तो है ही, ये तो पढ़ना ही है, समझे। और पब्लिक फाइनेंस से यानी कि लोक वित्त से संबंधित जितना भी हम लोग नीति लाते हैं उसी नीति को ही राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। ये भी आपको समझाया गया है, समझे ना। और यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपका पब्लिक फाइनेंस है यानी कि लोक वित्त जो है वो 3 तरह के फंड से यानी 3 तरह के मतलब फंड से यानी कि निधि से जुड़ा होता है। एक आपका आकस्मिक निधि, एक आपका संचित निधि और एक आपका लोक लेखा निधि। संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी फंड, और लोक लेखा निधि यानी कि पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट, यही है आपका। और ये सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में आपको तो एकदम पूरा एनी हाउ पता ही होना चाहिए। समझ में आ गया। ये क्लास थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था। और आपको आप जो है वो लोक वित्त और आपका राजकोषीय नीति, ये दोनों जो है वो पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे कभी भी जीवन में परेशान नहीं होइएगा। तो बस आप इसी तरह वीडियो में लगातार बने रहिए ना, देखिएगा कि आपका जो है ना ये सभी पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को कल के क्लास में, कल का क्लास होगा हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास होगा 15, और 15 क्लास में आपका 15वां क्लास में हम लोग जो है वो राजकोषीय नीति को भी कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोगों को राजकोषीय नीति का उद्देश्य पढ़ना है। अलग अलग चीज़ों में राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं वो जानेंगे। फिर हम लोगों को राजकोषीय नीति की भूमिका को पढ़ना है, और राजकोषीय नीति की जो भूमिका है वो हम लोगों को 3 डायमेंशन में स्टार्ट करना है, 3 डायमेंशन में पढ़ना है एक एक करके, ठीक है ना। और वो हम देखेंगे कि राजकोषीय नीति की भूमिका क्या क्या है, जैसे कि हम लोग जानेंगे एक एक करके इसको पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो ये राजकोषीय नीति है इसका रोजगार के सृजन करने में या फिर आय के पुनर्वितरण करने में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता या फिर जो मूल्य स्थिरता है इसको सुनिश्चित करने में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या होती है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसमें भी राजकोषीय नीति की क्या भूमिका होती है वो भी आपको जानना है। तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। और कल का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही सा क्लास, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, मतलब कि ठीक ठाक होगा। वो भी लगभग 1.5 घंटा क्लास चलेगा, और 1.5 घंटा में हम लोग पूरा उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटा क्लास चलेगा, और फिर आपका 1.5 घंटा क्लास में आपका जो है वो राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी वाला जो टॉपिक है वो भी पूरी तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो हम बोल रहे हैं कि 70 से 80 क्लास जाएगा इकोनॉमिक्स का, मेरे को नहीं लगता उतना भी क्लास जाएगा। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 50 वीडियो में आपका जो है वो पूरा इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सेक्शन है आपका ग्रुप ए। और ग्रुप ए अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका जो आगे वाला जो पोर्शन है वो तो तुरंत तुरंत ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। समझे ना। तो बस इसी के साथ ही अगर हम लोग देखें तो धीरे धीरे लेकर इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये पूरा एक बार में आपका जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी ही। और बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और बार बार इसको रिवीजन करते रहिए और इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहिए ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।